चलो ठीक है, तो भाई ये देखो, अब ये जो एक फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, है ना, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें से, बहुत ज्यादा नहीं आते, और ये इंपॉर्टेंट वो वाला टॉपिक नहीं है। तो आई क्यू का फंक्शन गिवन हो तो डिफरेंशिएट मार देना, आई का फंक्शन गिवन हो तो इंटीग्रेट मार देना। डिफरेंशिएशन का सवाल बड़ा सिंपल सा होता है, मान लो क्यू बराबर तुम्हें गिवन है 4t² प्लस 2t, और तुम्हें पूछा है आई एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। ये आजकल आने बंद हो गए हैं, पहले आते थे, रेयरली दिखेगा, आ जाए तो अच्छी बात है। इंटीग्रेशन वाला पार्ट थोड़ा सा आता है, पर ये तुम कर सकते हो सिंपली, डिफरेंशिएट कर दो आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। जस्ट स्टार्ट करने के लिए बता रहा हूं, इसका मैंने कोई पीवाई क्यू लिया नहीं क्योंकि है ही नहीं, मतलब रेयरली, ठीक है ना। तो 8t प्लस 2, अब इसमें t इक्वल टू 3 सेकेंड डाल दो, आंसर आ जाएगा, आ भी गया बच्चों। करंट का यूनिट होता है एम्पियर, है ना। अब एक जो सवाल अभी इस साल आया 2024 में, है ना, पूरे 2024 में 2 सवाल आए हैं इसके ऊपर में, 2 सवाल आए, 2 क्वेश्चन, पूरे सारी शिफ्ट 2024 में मिला के जितने मुझे दिखे, है ना, 2 सवाल आए हैं इस कॉन्सेप्ट पर। भाई अब इसने डराने धमकाने के लिए ना आई इक्वल टू आई नॉट प्लस बीटा टी, ये कई बच्चों ने इसको देखकर ही छोड़ दिया, ये डरावना है लेकिन ये हलवा है। तो ये क्या है, डरावना हलवा हो गया ये। इसको खाओगे नहीं खाओगे? सर बिल्कुल खाएंगे इसको। अबे ये सवाल गलती से भी मत छोड़ना, ये डरावना है पर ये हलवा है, तो ये डरावना हलवा है। अबे हलवा हलवा ही होता है, चाहे डरावना हो चाहे कैसा भी हो, खाना चाहिए उसको। अब यार ये डराने के लिए आई नॉट बीटा दे दिया, अबे आई नॉट की वैल्यू, अबे तो कुल मिला के आई की वैल्यू 20 प्लस 3t बोल रहा है, और चार्ज पूछ रहा है 0 से 20 के बीच में। तो इसको लिख दो डी क्यू बाई डी टी। कैलकुलेशन नहीं करेंगे इसमें अपन, कैलकुलेशन में टाइम बचाएंगे, देखो यार अपन, है ना भाई, भाइयों और, है ना, जेई एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो भाई डी क्यू बाई डी टी, ठीक है ना। सर ये जोक समझ में नहीं आया, बेटर नहीं आएगा तेरे को अभी समझ में, है ना। अब यार इंटीग्रेट कर देना इसको, अब मैं बस यहाँ पर इंटीग्रेशन में छोड़ दूंगा, इंटीग्रेशन से बहुत डर लगता है मुझे। सर आपने तो हमारी बात बोल दी, इंटीग्रेट मारो, इंटीग्रेट मारो, टी को 0 से 20 तक मार देना, आंसर आ जाएगा 1000। बोलो, है ना। इसको यार इंटीग्रेट तुम कर लेना यार, 20t प्लस 3t² बाई 2, टी की वैल्यू 20 डाल देना, 0 में 0 आएगा तो टी की वैल्यू 20 डालने में 1000 आंसर आ जाओगो। अरे आ जाओगो ना आंसर। तो कहने की बात है ये कम आता है, पर अगर तुम इतने लकी हो, तुम उस दिन मेरा चेहरा देख के गए हो, तो तुम्हारी शिफ्ट में सवाल भी आ सकता है, पर इसकी चांस कम है यार। ये इतना हलवा रेयरली आएगा, ऐसा नहीं तुम्हें धोखे में रखने के लिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं भाई, ये 2 ही आए थे जितने मुझे मिले, मैंने सारे तो देख ही लिए थे, तो ठीक है। तो और दूसरा मैं नहीं बता रहा, उसमें 1 से 2 तक का इंटीग्रेशन था, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक का इंटीग्रेशन था, उसमें कर लोगे ना। ये बिल्कुल भी नहीं आता, है ना, दिखा ही नहीं है। तो ऑलमोस्ट करंट डेंसिटी, है ना, इसलिए मैं इसको कोई इंपॉर्टेंट भी मार्क नहीं कर रहा। जे वेक्टर होता है, जे डॉट ए आई होता है, तो करंट इज करंट डेंसिटी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट है जो बचपन में वर्क एनर्जी में पढ़ा था, इसको यहीं छोड़ते हैं इसमें, मतलब ठीक है, मैं कंप्लीट करा रहा हूं इसलिए इसको ले लिया, बाकी ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बच्चों को इसमें डर लगता है, ये भी कम पूछा जाता है भाई। अच्छा इसमें तुम्हारा टेस्ट भी लेने वाला हूं मैं, इसमें टेस्ट भी लेने वाला हूं तुम्हारा। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीडी, वी बोल लो उसको, एक क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रहे हैं, चार्ज कैरियर्स हैं n, चार्ज कैरियर्स है n पर यूनिट वॉल्यूम, n चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो तुम्हारा एक टेस्ट है, देखता हूं किस किस को याद है टेस्ट। आज टेस्ट भी है तुम्हारे, आज बीच में टेस्ट भी लूंगा। मैंने वीडी को वी ले लिया, वीडी यार तुम ये लो, वीडी भी लगा लो, वीडी भी लगा लो, वीडी भी लगा लो, वीडी भी लगा लो, डेली आंसर है, वेरी गुड। आई इज इक्वल टू एन ई ए वीडी, एन ई ए वीडी, एन ई ए वीडी, याद रखना इसको, मतलब ये मीडियम लेवल का ही टॉपिक है करंट में, ये वो 3 में नहीं है, ये अपनी 3 की लिस्ट में नहीं है, ठीक है ना। तो एन ई ए वीडी, एन पर यूनिट वॉल्यूम होता है चार्ज कैरियर्स, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, वीडी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। एन ई ए वीडी, एन ई ए वीडी। तो इसमें बड़ा सिंपल सा सवाल आता है, 1 2 3 4 5, इसमें जनरली सिंपल सवाल आता है, 5 क्वांटिटीज का खेल है,
4 दे देंगे, 1 पूछ लेंगे, 4 दे देंगे, 1 पूछ लेंगे। इसके पीवाईक्यू की प्रैक्टिस नहीं करा रहा क्योंकि हमको उन 3 की सबसे ज्यादा की करनी है, ठीक है। और इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं आते, कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं बच्चे, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना भाई, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं अपन सीधे ओम्स लॉ पे। अब आ जाते हैं सीधे ओम्स लॉ पे। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूं तुमको यार, है ना, माइक्रोस्कोपिक वाली भी बात करेंगे पर पहले मैक्रो की बात कर लेते हैं। ओम्स लॉ V = IR, इस ग्राफ पे भी कई बार एक्सपेरिमेंटल सवाल आ जाते हैं क्योंकि ये जे एडवांस का फेवरेट है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये जे एडवांस का एक्सपेरिमेंट में फेवरेट है, मेन का फेवरेट नहीं है, जे एडवांस का फेवरेट है ये। V = IR बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस ये ध्यान रखना ग्राफ की स्लोप जो है V/I बराबर R आ जाती है। ग्राफ की स्लोप R आती है, इसकी स्लोप R आ जाती है, स्लोप बराबर R। एनसीईआरटी में, वैसे तो अपने फिजिक्स की एनसीईआरटी को ज्यादा काम की नहीं है, जेईई मेन और जे एडवांस दोनों के लिए, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। एनसीईआरटी में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में भी दे रखा है जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, उनको नॉन ओमिक बोलते हैं। एक सवाल मिला है मुझे तो मुश्किल से, वो भी 23 में एक सवाल मिला था एनसीईआरटी कॉपी करने के लिए 23 में, इसलिए उसको मैं कवर नहीं कर रहा हूं, टाइम बचाने के लिए, ब्रेन पावर उसमें खर्च नहीं करेंगे अपन। जिसको पढ़ना हो वो एनसीईआरटी का वो सेक्शन पढ़ लेना यार, वो काम का नहीं है ज्यादा, है ना, तो वहां एनर्जी नहीं लगा रहे अपन, है ना। तो V = IR आ गया साहब। अब भाई साहब, अब आया है फर्स्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट 5 स्टार। यो भाई, ये तो जो है ना, अब भाई साहब यहां सब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। एक छोटा सा टेस्ट और है, इसको भूल नहीं जाना रे, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे वाला गाना है ना एक वो। अगर किसी की रेजिस्टिविटी रो है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों नाम से जाना जाता है, करंट L लेंथ क्रॉस करते हुए जा रहा है और A क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहा हूं जैसे तुमने नहीं भी पढ़ा हो तो भी तुम कर लोगे भैया। इसमें 2 टाइप के सवाल बनते हैं, वो दोनों में बहुत केयरफुल रहना पड़ता है और भर भर के सवाल आते हैं इसमें यार। इतने पीवाईक्यूज अपन इसके प्रैक्टिस करेंगे ना कि तुम बोलोगे सर मचा दिया आपने। मतलब मैं चाहता हूं तुम्हारा इसका हर एक बच्चे का इसका पीवाईक्यू सही हो। 2 टाइप के आते हैं, दोनों में आंसर अलग अलग आता है, बहुत ध्यान से सुनना, है ना। तो L लेंथ को क्रॉस कर रहा है तो बोलो कौन सा फॉर्मूला है, R = सर बॉम्बे। अब जाएंगे ना बॉम्बे अपन, ये बात तो ρL/A = R। अब बहुत ध्यान से सुनना, तुमने कभी च्युइंगम खाई है सर, सीट पे चिपकाई भी है स्कूल में। अब सपोज करो च्युइंगम और पेन, 2 टाइप के सवाल बन सकते हैं इसमें, बहुत केयरफुली। अगर सपोज करो मेरे पास एक रजिस्टर है, L लेंथ का रजिस्टर है, L लेंथ का रजिस्टर है सपोज करो, इसको मैं 1/2 में काट देता हूं, कैंची से काट देता हूं मैं इसको, कट कर देता हूं मैं इसको 1/2 में, इसको मैं कट कर देता हूं, है ना। इसको मैंने आधे में काट दिया, ध्यान से सुनना, देखो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये एरिया A, और एरिया A जो है, A एरिया अगर रेडियस R है, गोल तार कंसिडर करते हैं जब तक गिवन नहीं होता, गोल तार कंसिडर करते हैं जब तक गिवन नहीं होता, वैसे तो बोलते थे सिलेंड्रिकल वायर है। तो एरिया कितना हो गया क्रॉस सेक्शन का, πr²। अब ध्यान से सुनना, तुमने इसको आधा बीच में से काट दिया, ये हम पहला सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक कर रहे हैं। तुमने आधा बीच में से काट दिया तो तुमने L/2 का बना दिया इसको, है ना, तुमने L/2 का बना दिया है ना, ठीक है। अब ये बताओ अगर इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस R है, तो इन महाराज का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। सर इसमें सिंपल सी बात है, हम फॉर्मूला यूज करेंगे R = ρL/A। अच्छा, रो के बारे में एक बात बता देता हूं, इस पे भी 2 सवाल आ चुके हैं, इस पे सिंपल सी बात में भी 2 सवाल आ चुके हैं। ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। मान लो मैंने कॉपर का तार लिया तो कॉपर का रो होता है ना, फिर मैंने एल्यूमिनियम का तार ले लिया तो उसका रो अलग होगा। तो अगर मैं वायर को काट रहा हूं तो लेंथ L की L/2 हो गई, लेंथ L/2 हो गई, तो इसका जो R' है, इसका जो रेजिस्टेंस R' है वो हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है
कट करने पर वो हो जाएगा, लेंथ आधी हो गई तो R प्रोपोर्शनल टू L हो गया इस केस में, R प्रोपोर्शनल टू L हो गया इस केस में, कटिंग के केस में तो ये हो जाएगा R/2, डिवाइड भी कर सकते हो तुम, R/2 रेजिस्टेंस हो गया। यहां तक सब मेरे साथ हैं क्या? R/2 रेजिस्टेंस हो गया। अब लेकिन एक दूसरा सवाल मैं तुम्हें देने वाला हूं, अभी रुको, है ना, अभी रुक जाओ तुम इसमें। तो एक तो मैंने कट करके ऐसा करा, अब मैं दो ऐसे जोड़ दूं अगर, तो लेंथ डबल हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस दुगना हो जाएगा। दो टुकड़े अब मैं वापस से जोड़ दूं तो डबल हो जाएगी लेंथ, तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। लेकिन अब च्युइंगम की बात कर लेते हैं। ये जो सवाल आता है, कट और स्ट्रेच दोनों में बहुत अंतर है, ध्यान से सुनना। अब क्या अंतर है दोनों में? जब भी ये सवाल आए, स्ट्रेच का मतलब होता है खींच के लंबा करा है, 5 गुना लंबा कर दिया खींच के, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? पहले 5 था, तो भाई कितना हो जाएगा? डेली आंसर नहीं है, इसीलिए मैंने बोला था कान खोल के सुनो पहले, और तुम -1 कमाने के लिए बैठे हो। डेली आंसर नहीं है, आया मजा? इसीलिए तो सारांश गुप्ता सर बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट नंबर का चल रहा है ये अभी। च्युइंगम में समझो पहले कॉन्सेप्ट को। अगर किसी च्युइंगम को, किसी तार को तुम खींच के, ये मोटा तार है मान लो L लेंथ का, बहुत ध्यान से सुनना, इसका एरिया है A, अब तुम इसी को अगर स्ट्रेच करके लंबा करते हो तो भैया एरिया तो कम होगा ना, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। स्ट्रेच करने में भाई साहब वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, ध्यान रखना ये बात, वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। समझ में आई मतलब? तो ये A1 L1, ये L5L कर दिया, यहां पर एरिया भी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम इसकी कितनी है? एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ टू A2L2। ये ध्यान रखना सब ये लोग बात, डेली आंसर मोर करो ना, D फॉर डॉग बना देगा तुम्हें बेशर्मो NTA। ये गलती नहीं करनी है। अभी रुको, फिर कैसे करना है सर इसको? 5 गुना लेंथ हो गई तो अब A2 कितना हो जाएगा? लेकिन सर इतना बड़ा सॉल्व करेंगे, मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता दूंगा, पहले प्रूफ देख लो यार, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए प्रूफ करा रहा हूं। तो A इंटू L इज इक्वल टू A2 इंटू 5L, L से L कटा तो एरिया जो हो गया वो 1/5 हो गया। अब लगाओ तुम फॉर्मूला, तो R पुराना वाला था ρL/A, R न्यू इज इक्वल टू रो, लेंथ हो गई L/5, सॉरी लेंथ हो गई 5L, एरिया हो गया A/5, 5 उचक के ऊपर आएगा तो 5 स्क्वायर ρL/A, ये खुद था 5 ओम, अब यहां पर डालो 5 ओम, यहां पर डालो 5 ओम, ये आ जाएगा 125 ओम के बराबर। तो इसमें क्या होता है भाई? अब इस फॉर्मूले को मैं नए ढंग से लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। R इज इक्वल टू ρL/A, तो जब स्ट्रेच होता है तो एरिया को हम लिख देंगे वॉल्यूम बाय लेंथ, देखो एरिया को लिख देंगे वॉल्यूम बाय लेंथ, V बराबर AL होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया को लिख देंगे V/L, ये वॉल्यूम है, तो ये हो जाएगा ρL² V, नीचे आ रहा है V, वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम, तो रो कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट। तो एक फॉर्मूला याद रख लेना, व्हेन स्ट्रेच्ड देन R प्रोपोर्शनल टू L² हो जाता है। जब खींचते हैं तो भैया
आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो जाता है। ये गद्दार क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखना, तुम्हारे साथ गद्दारी कर सकता है ये क्वेश्चन अगर तुमने ढंग से नहीं पढ़ा तो। कट करा तो एरिया चेंज नहीं हुआ, तुमने काट दिया बीच में से, ठीक है ना, तो एरिया चेंज नहीं हुआ, लेंथ आधी हो गई तो रेजिस्टेंस आधा हो गया था। लेकिन ये खींचा उसको, या कंप्रेस भी करेंगे कभी, या कंप्रेस भी करेंगे कभी, तो भी वॉल्यूम कांस्टेंट में तुमने च्युइंगम खा के लंबी कर दी, फिर उसको वापस से कुछ कुछ समेट के वैसे कर दिया, या आटे को कर दिया तुमने कभी। रोटी बनाई है? अबे आटे से बनती है वो। सर क्या बात कर रहे हो बेशर्मो, ये तो पता है तुम्हें। तो वो आटे को तुम ऐसा कर सकते हो, फिर उसको ऐसा भी कर सकते हो। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है तो आर एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर लेंथ 5 गुना कर दी तो 25 गुना 25 टाइम्स, क्योंकि एल स्क्वायर है, 25 टाइम्स हो जाएगा 5 का, तो आंसर आ जाएगा कैलकाटा, ठीक है। चलो अब ये सवाल ध्यान से करना, ये इसी साल का है 2024 का। अब मैं इसमें नहीं बताने वाला हूं तुम्हें, अब तुम्हारा सही आंसर आना चाहिए खुद। अब गलती मत करना। ड्रॉन, मेल्टेड एंड ड्रॉन, मेल्टेड एंड ड्रॉन, मेल्ट करके नया बनाया है, इसका मतलब वॉल्यूम उतनी की उतनी है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब भाई गलती मत करना, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट, अब गलती मत करना यार, है ना। 1/4 लेंथ कर दी, 1/4 लेंथ कर दी, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो जाता है। तो पुराना आर कितना था, दैट इम्प्लाइज आर न्यू अपॉन आर ओल्ड, ऐसे लिख लिया करो, इज इक्वल टू एल न्यू स्क्वायर अपॉन एल ओल्ड स्क्वायर। 1/4 हो गई तो ये आ जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर, 1/16 हो जाएगा इसमें। अब कर लोगे क्या, तो 1/16 कर दो इसका, तो 10 आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है बच्चों तो एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये आएगा सवाल, देखना इस साल भी आएगा ये, मतलब गारंटी है ऑलमोस्ट, कि 10 शिफ्ट अगर हो रही है ना तो उसमें से आप मान के चलो 4 शिफ्ट में ऐसा सवाल या इसका कोई वेरिएंट मिलेगा आपको, देखना आप। और फिर उस टाइम बल्ले बल्ले करना, थैंक यू सारांश सर, तुम्हारी दुआएं पहुंच जाएंगी यहाँ तक। पर गलती मत करना है यार इसमें, ठीक है। कौन कौन समझ गया। अब थोड़ा सा मैं गूगली सवाल दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, ये भी 2024 का ही है, ये लो भाई, ये भी 2024 का ही है। ये थोड़ा सा टफ साइड में बोलूँगा मैं इसको, मैं थोड़ा सा टफ साइड में बोलूँगा, टफ या मीडियम। मैं तुम्हारे नंबर कटने नहीं दूंगा यार, तुम चिंता मत करो। चलो ध्यान से पढ़ते हैं। 2 वायर ए एंड बी आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है मतलब रो सेम है उनका, और डेंसिटी भी सेम है उनकी, मटेरियल सेम होता है तो डेंसिटी भी सेम होती है। एंड हैव द सेम मास, ओहो डेंसिटी भी सेम है, मास भी सेम है, तो स्टाइल मार के वॉल्यूम सेम बोल दी इसने। अरे भैया किसी की डेंसिटी सेम है, मास सेम है, तो स्टाइल मार के क्या बोल दी, वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम सेम बोल दी। अब तो वॉल्यूम सेम है, एक वायर का रेडियस है इतना और दूसरे वायर का रेडियस है इतना, ओ माय गॉड। अब ये तो यार एरिया में खेल रहा है, ओ हो, एरिया में खेल रहा है ये तो यार अब रेजिस्टेंस, अब मुझे एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, रो एल बाय ए, एल को लिखेंगे वॉल्यूम बाय एरिया, वॉल्यूम बाय एरिया इनटू एरिया, रो और वॉल्यूम सेम है तो प्रोपोर्शनल टू 1/a स्क्वायर आ गया। ओ माय गॉड, एरिया में खेल गया है तो यार, ये तो एरिया में खेल गया, ये तो एरिया में खेल गया, तो 1/a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आया। देखो मैंने इसलिए टफ मार करा है, JEE मेन -1 दिलवाएगा। मैंने बोला था ना, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में 80% सवाल इजी आएंगे, 80% विल बी इजी, 10-15% विल बी मीडियम, या 70 पकड़ लो इजी आएंगे, 15% मीडियम और 15-10 से 10% टफ, 20-10, 70-20-10, लगभग ये रेशो रहता है करंट में। तो यार ये थोड़ा सा अब घुमा दिया। अब एरिया खुद प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के,
एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसको तो इक्वल ही कर लो तुम यार, मतलब एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया के बदले सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी में खेलना, पूरे फॉर्मूले की टेंशन मत लेना, एरिया के बदले आर स्क्वायर रखो, आर स्क्वायर के बदले फिर आर स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो ये प्रोपोर्शनल हो गया 1/r की पावर 4 के प्रोपोर्शनल हो गया भाई, r की पावर 4 के, इसलिए टफ हो गया सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो रेडियस 4 के प्रोपोर्शनल हो गया, तो b का रेजिस्टेंस है, a का पूछ रहा है, तो आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेडियस ए का होल 4, और यहाँ जाएगा रेडियस बी का होल 4। तो रेडियस बी का कितना था, बी का कितना था 4 और इसका था 2, तो ये 4 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4, 4 से 2 कट जाएगा 2, 2 की पावर 4 मतलब 16 टाइम्स हो जाएगा, 16 गुना हो गया भाई, 16 गुना। और आर बी कितना था, आर बी है 2 ओम, तो आर ए बराबर 2 ओम आर बी इंटू 16, आंसर इज 32 ओम। ठीक है, आंसर की टेंशन नहीं है मेरे को, मेन दिक्कत क्या है कि तुम अटकना मत इसमें। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेशन बहुत टाइम हो गया अपना यार, ठीक है ना। तो ये रो एल बाई ए वाले कर लोगे ना सवाल, मैंने सारे वेरिएशन दिखा दिए इसमें तुम्हें। अब कट करेंगे तो प्रोपोर्शनल टू एल, खींचेंगे वॉल्यूम सेम रहेगी तो एल स्क्वायर या 1/a स्क्वायर, है ना। चलो वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब सेकंड इसलिए मैंने क्या करा, अभी सेकंड वाले सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक को, अब सेकंड इंपॉर्टेंट जो सेकंड 5 स्टार टॉपिक है, सेकंड 5 स्टार जो टॉपिक है वो है सर्किट सॉल्विंग। उसमें भी आजकल इजी कर दिया इन्होंने थोड़ा सा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना अभी झटाझट कर लेना ये वाले सवाल। अब तो तुम, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहां तुम मचा लोगे। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दो, इसलिए मैंने सबसे इंपॉर्टेंट वाले सबसे पहले ले लिया। अभी ब्रेन पावर अपनी हाई में सबसे इंपॉर्टेंट पहले कर लें, सर्किट सॉल्विंग। सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं तो रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, पैरेलल में होते हैं तो ये होता है। 10th क्लास से पढ़ रहे हो, इसमें मैं क्या बताऊं तुम्हें, सवाल कर लेते हैं अपन तो सीधे, सवालों से समझ लेते हैं अपन ये बात सीधे, सारी थ्योरी सवालों के थ्रू समझा देता हूँ। ठीक है, चलो तो यार अब देखो, अब इसमें जो एक सवाल आया, मतलब यार अब इसमें ठीक है, अब मतलब सर सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं यार, सीरीज कॉम्बिनेशन इसको कहते हैं जिसमें आई सेम होता है ना। ये R1 है, ये R2 है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, इसमें मैं क्या बताऊं तुम्हें, मतलब सवालों के थ्रू देख लेंगे। ठीक है ना, आई सेम रहता है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ये हो गया अपना सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, एडवांस में इसमें अपन अलग लेवल पे जाएंगे बिल्कुल एकदम। तुम एक बार एडवांस ये जेईई मेन कर लो, फिर मिशन आईटी का कोर्स आएगा, उसमें मस्त एकदम एडवांस करेंगे अपन जेईई मेन 1 के बाद में। ठीक है ना, जिनका जेईई मेन 1 ही क्लियर हो जाएगा वो एडवांस पे कूद जाना सीधे ही। और पैरेलल में किसे कहते हैं, इसे पैरेलल में कहते हैं। ठीक है ना, जिसमें वी सेम होता है, वी सेम जिसमें होता है उसे पैरेलल में बोला जाता है। ठीक है, चलो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, अब यहां से ये 2024 का पीवाईक्यू सबसे इजी मैक्स, इजी पीजी से शुरुआत करके टफ लेवल तक लेके जाऊंगा मैं इसमें, पर अभी थोड़ा सा हाथ गर्म हो जाए। सर मेरा हाथ तो वैसे भी गर्म है, मैं रजाई में बैठा हुआ हूँ वैसे भी, है ना। अबे रजाई में बैठ के मत देखा करो ऐसे मार को यार, तो मतलब चलो करो। ये इजी सवाल पूछ लिया, ये क्या पूछ रहा है, और सर ऐसे भी आते हैं क्या, हाँ भाई ऐसे भी आते हैं। ये एक्चुअल पीवाईक्यू है भाई, ये भी 2024 का है वो भी, है ना, मतलब ठीक है। तो करंट इन रेजिस्टेंस R3, इसमें करंट पूछ रहा है, 10 वोल्ट की बैटरी के साथ लगा दिया। तो पहले 4 और 4 पैरेलल में है। एक बार फॉर्मूला देख लो, जब 2 पैरेलल में होते हैं तो R इक्विवेलेंट हो जाता है 2 पैरेलल का R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, 2 सेम रहते हैं तो आधा हो जाता है, वो 2 सेम रहते हैं तो आधा हो जाता है। चेक कर लेते हैं एक बार, तो 16/8 इक्वल टू 2, 4 और 4 का 2 बन जाता है, 4 और 4 का 2 बन जाता है। तो 2 इन दोनों को हटा के मैं अपने घर का क्यों ससुराल का लगाते हैं यार, चलो ससुराल का 2 लगा दिया, ये हटाओ, ये हटाओ, 2 2 4 और 1, अभी सीरीज में 5 ओम, तो 10 को लग रहा है 5 ओम है, तो करंट ओम्स लॉ लगा दो, 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। अब इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो करा, लेकिन अब यहाँ पर 2 में बंटवारा होगा, यहाँ पर 2 में बंटवारा होगा,
तो 2, क्योंकि 4 और 4 है तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा 1 और 1, तो आंसर आ जाएगा 1। भाई ए है, ए आंसर दो, ठीक है ना। चलो ठीक है ना, चलो वेरी गुड। अब थोड़ा सा टफ सवाल लेते हैं, इसका आंसर तो ए आ गया। अब देखो, अब इन्होंने सीरीज और पैरेलल को ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से मिला दिया। कट 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 कट, ये च्युइंगम नहीं है, ये पेन है, काटा है इसमें, तो एल के प्रोपोर्शनली होगा क्योंकि ए सेम है, और उनको पैरेलल जोड़ दिया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो पहले 5 में काटा, तो एक बड़े तार को पहले बड़े तार के 5 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 और 5। तो भैया पूरे का रेजिस्टेंस R था, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 1/5 लेंथ है तो रेजिस्टेंस भी 1/5 हो जाएगा। R/5 इनका हो गया। अभी R/5 को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ओहो हो ओहो हो ओहो हो ओहो हो ओहो हो, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, वैसे तो 5 को कर दिया तो 1/5 हो जाता है, जो रहता है ना उसका भी 1/5 हो जाता है। ये ट्रिक है, अगर सेम रेजिस्टेंस होता है और n पैरेलल में होते हैं तो n टाइम्स कम हो जाता है वो। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 5/R प्लस 5/R, R/5 का उल्टा 5 बार जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 25/R। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया भाई, R/25, ए आ रहा है। वेरी गुड। तो 1/5 का 1/5 हो गया। सब मेरे साथ हैं क्या, आ गयो। थोड़ा सा लेवल बढ़ाया पहले। अब इसमें देखो, इसमें जेईई मेन ने 2 कॉन्सेप्ट यूज कर लिए। सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला यूज कर लिया, मैं इसको इसलिए मीडियम कैटेगरी में जोड़ लूंगा कि उस टाइम किसी को 2 फॉर्मूले याद नहीं है, इसलिए इसको मीडियम में जोड़ लिया मैंने, मतलब इजी और मीडियम के बीच में है। आ गया ना ए, ठीक है ना। चलो चलो, अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट। अब ये सवाल बहुत आते हैं यार, मैं इसको स्टार मार करूंगा इस सवाल को। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले जो सवाल है ना, ये बहुत आ रहे हैं। और इसमें भी एक खास बात बताऊं तुमको, इसमें क्या कर रहे हैं जेईई मेन, कुछ है ना शॉर्ट कर दे रहा है। शॉर्ट, सर शॉर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे घर में कहते हैं ना शॉर्ट सर्किट। तुमने कभी तुम्हारे घर में शॉर्ट सर्किट करा है, लाइव और न्यूट्रल वायर को जुड़ जाए तो कभी बड़ूम, घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं उसमें, वाह बेटा आज तो तूने धमाका कर दिया एकदम, है ना। अब ऐसे करना मत। अब देखो, किसी भी सर्किट में अगर बिना रेजिस्टेंस के तार से जोड़ दें उसे शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, सर्किट को शॉर्ट करना बोलते हैं, उसका 0 रेजिस्टेंस होता है। दूसरा पॉइंट, ये बहुत आ रहा है, देखो ये समझ लो यार, अभी देखना तुमको 3 सवाल मिल जाएंगे इसके जैसे। तो अब क्या होता है, जब ऐसे शॉर्ट कर देते ना, तो किसी के साथ शॉर्ट सर्किट कर दिया तो उसका नेट रेजिस्टेंस 0 बन जाता है। मतलब अगर तुमने किसी 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दिया और उसमें से एक को शॉर्ट कर दिया, तो इसका नेट रेजिस्टेंस मान लो 2 ओम है, ये 0 ओम है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 0 हो जाता है वो। तो किसी भी रेजिस्टेंस पेयर को तुम अगर शॉर्ट कर देते हो ना, तो उसका R इक्विवेलेंट 0 हो जाता है बच्चों। तो ये 6 और ये शॉर्ट, ये यहाँ पर 0 ओम है, ये देखो ये यहाँ पर 0 ओम है, 0 ओम का है ये। तो 6 और 0 मिला के 0 हो गए, तो ये नेट 0 बन गया, ये नेट 0 बन गया। अब हमारा सर्किट कैसे बना, 2 ओम पीछे, 2 ओम इधर, 6 और 0 मिल के शॉर्ट। लेकिन अब ये 2 और 0 सीरीज में आ गए। अभी ये 2 और 0 सीरीज में आ गए बच्चों, अभी ये पैरेलल में नहीं है। अब ये 2 और 0 सीरीज में, तो ये नेट 2 बना देंगे, तो ये नेट 2 बना देंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पिछू वाला हो गया 2, ये सब मिला के हो गए 2, क्योंकि ये तो गया इसके साथ में, ये वाला हो गया 2, है ना। फिर इधर है 2, फिर इधर है 3, ठीक है ना, फिर इधर भी है 3, और फिर हमको ऐसे करना है ये। तो ये 2 और 2 मिलके होएगा 1, 2 और 2 मिलके हो गया ये 1, क्योंकि जब 2 और 2 पैरेलल में होते हैं तो आधा हो जाता है। 2 सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका आधा आंसर आता है। तो 2 और 2 का आ गया 1, तो इन दोनों को डिलीट करके बना दो 1, 1 के साथ 2 आ गया सीरीज में, तो ये हो गया 3, 1 और 2 3, अब 3 बन गया, 3 3 3। अब ये 3 के 3 पैरेलल में हो गए, 3 के 3 पैरेलल में हो गए। सेम वाले पैरेलल में होते हैं तो 1/3 हो जाएंगे,
जितने भी होते हैं एन अगर पैरेलल में है सेम तो आर बाय एन आ जाता है आंसर। तो इसका आ जाएगा 3/3 दैट इज इक्वल टू 1 ओम। ये प्रैक्टिस कर लेना यार। ये वाला सवाल करो, चलो अब ये वाला सवाल करो। अब ये अच्छा सवाल ले लिया मैंने एक ये गुड क्वेश्चन, मतलब वेरी गुड नहीं है, ये गुड क्वेश्चन है। फिर मैं ऊपर वाला बता दूंगा, जब तक बाकी लोग ये सॉल्व कर लो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बहुत सवाल आ रहे हैं, ये भी अभी रिसेंट का ही है ना। 4 और 4 के बीच में शॉर्ट कर दिया, 4 और 4 के बीच में शॉर्ट कर दिया तो 4 और 4 मिलके 8, या यहाँ समझ लो, चलो ये भी सिमिलर ही है। 4 और 4 मिलके हो गए थे 8, 8 और 0 मिलके कितने हो गए? 8 और 0 पैरेलल में सर 80 है ना। अरे नालायकों, जब भी यहाँ कहीं आ जाता है ना ये बैंड बजा देता है पूरी की पूरी ये। तो इसने बैंड बजा दी तो ये 8 की बैंड बजा दी, और ये 2 के साथ भी पैरेलल में है, 2 की भी बैंड बजा दी इसने। जिनके साथ में पैरेलल में रहता है सबकी बैंड बजा देता है ये। तो सर्किट क्या बच गया? इधर वाला 3, नीचे वाला 2, इधर वाला 6, ये तो बच ही गया है ना, और इधर वाला 2, और इस 2 को ख़त्म कर दिया इसने, क्योंकि इसके साथ ये पैरेलल में आ गया। जब भी 0 पैरेलल में आ जाता है सबको ख़त्म कर देता है वो। तो इस 0 ने इस 2 और इस 8 के साथ पैरेलल में आके 0 कर दिया। अब तुम्हारा सर्किट बन गया ये। अब ये 2 और 2 किस में आ गए? पैरेलल में है। सर पैरेलल में आप कैसे चेक करते हो? एक चीज़ बता देता हूँ। मान लो यहाँ पर पोटेंशियल है V1, यहाँ पर पोटेंशियल है इस पॉइंट पे V2। तो देखो ये वाला 2 ओम और ये वाला 2 ओम दोनों V1 और V2 के बीच में है। सब मेरे साथ हैं? मतलब ये 2 और ये 2 पैरेलल में हैं। 2 और 2, 2 और 2 5, पिक्चर आई थी ना 2 और 2 5। नालायकों, यहाँ 2 और 2 क्या है? 1। सर समझ ही नहीं आ रहा, आप 2 और 2 कभी 1 बना देते हो, आप 2 और 2 कभी 4 बना देते हो। और पिक्चर में तो 5 ही बना देते। अबे 2 और 2 पैरेलल में हैं इसलिए 1 बन गया। तो अब ये 3, 2 और 2 पैरेलल में थे क्योंकि 2 और 2 का पैरेलल बन जाता है 1, और ये 6। अब ये तीनों सीरीज में आके क्योंकि करंट सेम होगा। अब बताओ कितना आएगा? यस। अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ाता हूँ चलो मैं, है ना। ओह सर, अरे सर दिल धक धक करने लगा। सर ये कौन सॉल्व करेगा इसको? अब मैं बताऊंगा तरीका, तू टेंशन क्यों लेते हो? डरना मत। ये कौन है? डरावना। देखो किसको याद है वर्ड, देखूं तो जरा। ये कौन है? डरावना हलवा। यस, डरावना हलवा है ये, डरावना हलवा है। इसको तो खाएंगे हम। अब इसमें क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री रखता है। इसकी थ्योरी में इस क्वेश्चन के थ्रू पढ़ा देता हूं। देखो, अगर तुम यहां से घुसे, तुम यहां से घुस रहे हो, तुम यहां से घुसे, एक चीज समझना, इसमें क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लगता है। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री क्या बोलता है? देखो, मतलब मैं इसको पूरे डेप्थ में नहीं, जेईई मेन लेवल पे ही बता रहा हूं तुमको ये बात, है ना। एडवांस में तो थोड़ा सा और एक स्टेप डाउन जाना पड़ता है, डेप्थ में जाना पड़ता है, पर यहाँ उस कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं उसको खा रहा हूँ, क्योंकि वो अभी तक मेन में आया ही नहीं एक बार भी। वो जो मैं खा रहा हूँ वो एडवांस में आता है। तो अब देखो, ये समझना है, तुम यहाँ से गए, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था। अब 3 रास्ते हो गए। अब 3 रास्ते के बाद में, 3 रास्ते के बाद में इसको यहां पर से ऐसा मिला R, और इस सेम रेजिस्टेंस है, इसको इधर भी मिला R, इसको इधर भी मिला R, उसके बाद भी R, उसके बाद भी R, उसके बाद भी R, और फिर बाद में तो वापस सेम हो गया। तो यार करंट बोलेगा भाई इधर, इधर और इधर मेरे को सेम ही चीज मिल रही है, तो मैं बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा करंट का। उस केस में क्या होता है? उस केस में क्या होता है? जब करंट बराबर जाता है, थोड़ा सा टफ है समझना, कोशिश करना। तो जब करंट बराबर जाता है तो IR और IR का ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप, I करंट गया तो IR का ड्रॉप होगा।
यहाँ पर पोटेंशियल मान लो, यहाँ पर पोटेंशियल है, मैं थोड़ा सा डायग्राम वापस से बना देता हूँ अच्छे से। और सपोज करो भाई मैं इसमें छोटी सी चीज़ मैंने खा ली है, पर वो इसलिए खा ली है क्योंकि वो ज़रूरत ही नहीं है। अब भूख लग गई यार। अब मान लो यहाँ पर 3i गया है ना, तो यहाँ पर जाएगा i, इस वाले केस में यहाँ पर जाएगा i और यहाँ पर जाएगा i, तो ड्रॉप सेम आएगा तीनों में। अब यहाँ पर पोटेंशियल है, मान लो इस पॉइंट को कुछ भी बोल देते हैं v1, तो यार v1 माइनस आई आर, तो यहाँ पर v2, यहाँ पर भी v2, यहाँ पर भी v2। तो अब क्या हुआ, ये जो 3 पॉइंट थे सिमेट्री से, नया कॉन्सेप्ट है, इस पे आए सवाल इसलिए मैंने उठा लिया इस बार इसको, है ना। ये बहुत सालों बाद आया ऐसा ये सिमेट्री वाला जो क्वेश्चन था। ये 3 पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो गई, ये 3 पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो गई। तो ये रेजिस्टेंस बोलेगा मेरे को उल्लू समझ रखा है क्या साला, मेरे आजू और बाजू सेम पोटेंशियल है, मेरे पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है, मैं क्या खाक करंट फ्लो कराऊं अपने थ्रू, मैं क्या खाक करंट फ्लो कराऊं अपने थ्रू, मतलब टाइम पास हो गया ये रेजिस्टेंस, इसका जिंदगी में कोई काम नहीं है। जैसे ह्यूमन बॉडी में होता है ना, अपेंडिक्स का कोई काम नहीं रहता, गाय भैंस इनके में अपेंडिक्स काम आता है, जितना बायोलॉजी पढ़ी है यार, इससे ड्रिल में नहीं आती। वैसे ये यूजलेस हो गया तुम्हारे पड़ोसी की तरह से तो जब यूजलेस हो गया तो इसको हटा दो, दुनिया में यूजलेस चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, इसको हटा दो क्योंकि इसमें से करंट ही नहीं जा रहा है। तो ये बोलेगा मैं यूजलेस पढ़ा हूँ। अब सवाल तुम्हारा इतना सिंपल हो गया, जब वो हट गया अब तुम बताना फटाफट से, अब तुम बताना फटाफट से, अब बस अब सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब ये सवाल और ये सवाल बन गया, ये बीच के हट गए कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री से। अब यहाँ पर है आर, अब तुम सॉल्व कर लेना। अब ये सवाल हलवा हो गया यार, अब तुमने आंसर चैट में बता ही दिया ऑलरेडी मुझे, है ना। तो आर और ये 2r 2r by 3, 2r पैरेलल में 2r by 3, r प्लस 2r by 3, 8r by 3 आ जाएगा। कैलकुलेशन में दिमाग मत लगाना। चलो बढ़े आगे। और सर अब ये क्या आ गया, इसमें कौन है तुम्हारा यूजलेस पड़ोसी, अब फटाफट से करके बता दो मुझे, सही आंसर चाहिए इसमें सबका, ये भी 2024 का सवाल है। अब इसमें यूजलेस पड़ोसी कौन है, यूजलेस कौन है, ये है क्या, नहीं। अब ये और ये सिमिलर रास्ते जा रहे हैं, तो ये बोलेगा मैं यूजलेस हूं, वेरी गुड, ये यूजलेस हो गया। हाँ बहुत सारे से नाम से जानते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री, फलाना सिमेट्री। हमारा तो सवाल होना चाहिए, आखिरी दिन का सिंगल पर्पस है, साम दाम दंड भेद से सवाल होना चाहिए। चलो अब हुआ क्या तुम्हारा सवाल इसमें, अब कैलकुलेशन आसान है कि टफ है, देखते हैं। ये बीच वाला हटा दो, ये सर अरे बीच वाला रेजिस्टेंस हटा दो यार, मतलब तुम भी यार। 4 और 4 है ना, 4 और 4 ठीक है, और ये 16। अब ये सवाल हो गया। अब यार हैंड राइटिंग में मत जाना, मतलब बड़ी गंदी आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी में यार। 4 और 4 मिलके 8 और 16, तो 8 और 16 3 पैरेलल में आ जाएंगे। अब इसमें 1 मिनट रुको। अब जेई मेन की मूर्खता बताता हूं तुम्हें मैं, अब खतरनाक ट्रिक यूज करने वाले हैं अपन। अब अभी रुक जाओ, अब एक बहुत खतरनाक ट्रिक सुनो, फिजिक्स की फील है पूरी उसमें। जब भी 3 रेजिस्टेंस या 4 रेजिस्टेंस या 5 रेजिस्टेंस या 2 रेजिस्टेंस जब भी पैरेलल में आते हैं, आंसर हर एक रेजिस्टेंस से कम आता है, आंसर हर एक रेजिस्टेंस से कम आता है। तो आंसर 8 से कम आना चाहिए, 8 से कम आना चाहिए, 16 से कम आना चाहिए, मतलब 8 से कम आना चाहिए आंसर। सॉल्व पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर शुड बी लेस देन 8, आंसर शुड बी लेस देन 8। कितने बच्चे इसको सॉल्व करने लग गए थे, सर मैं इसको सॉल्व करने लग गया था 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/16 इक्वल टू 1/r इक्वलेंट।
कोई दिक्कत नहीं है। देखो होता है, उस एग्जाम के प्रेशर में नहीं चमकता है, तभी तो फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे। आया क्या समझ में सबको? फील आई ना? तो अब है ना एक चेक पॉइंट लगाना। देखो एक तुम्हें एक एडिशनल बात आज बताता हूँ, जेईई मेन की एडिशनल बात आज बताता हूँ। देखो हमेशा हमेशा एक बार जेईई मेन में ऑप्शंस पे नज़र घुमा लेना बस यार। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एग्जाम में एक बार ऑप्शन पे नज़र घुमा लेना बस, है ना। तुम देखना काफ़ी सारे सवाल ऐसे होंगे, 2 ऑप्शन तो यूँ रिजेक्ट हो जाएंगे। यार कम से कम तो भाई एक और ऑप्शन 4 देता, कुछ तो देता, क्या घटिया ऑप्शन बनाया मतलब। ठीक है, उसका फ़ायदा उठाएंगे अपन। साम दाम दंड भेद सब लगाना है, बिल्कुल निर्दयी होकर। मन में कोई मलाल नहीं होना चाहिए कि सर हमने तो बिना सॉल्व करे आंसर निकाल लिया। भैया फिजिक्स की फील थी इसलिए निकाल लिया कि आंसर 8 से कम होगा। ये कोई जादू टोने वाली ट्रिक नहीं है, तुक्का नहीं है कोई, ये फील वाली बात है यार। ठीक है चलो, है ना। सर आप इतना प्रैक्टिस क्यों करवा रहे हो इसमें? बेटा ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो दिखने में डरावना, ये भी हमारा डरावना हलवा है नहीं, ये करेले का जूस भी हो सकता है। इसमें इस पॉइंट और इस पॉइंट को, ये गुड क्वेश्चन है यार। मतलब मैं इसको सॉल्व जाकर तुमने कर लिया, दिख गया तुम्हें तो हलवा हो जाएगा। अब हम इसको डरावना हलवा बनाएंगे। ये भी 2024 का ही सवाल है। जब स्ट्रेट वायर से कनेक्ट कर देते हैं, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैंने ये सवाल लिया है बच्चों। देखो जब भी स्ट्रेट वायर से कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन अब तुम इस पूरे तीनों को रिजेक्ट मत कर देना, क्योंकि यहाँ बीच में से एक तार जा रहा है। अगर तार नहीं जाता ना तो लफड़ा नहीं था। हम इसको जीरो कर सकते थे अगर ये तार नहीं जाता तो। ये पैरेलल में नहीं है अब जीरो के साथ में, नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, जब भी तार आ जाता है ना, ये अच्छा सवाल है, जब भी तार आ जाता है ना, पोटेंशियल सेम मान लो। यहाँ पर मान लो V1, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल होगी V1। इस तार में V2, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल होगी V2। तो अब ये V1 V1 V2 V2, अब ये 10 और 5 सीरीज में है, ये 10 और 5 ये दोनों सीरीज में है, तो ये 15 हो गए। अब ये यार कुछ तो मैं देखो टफ भी कराता हूँ, ऐसा नहीं कि सारे इजी कराऊंगा यार, टफ भी करेंगे अपन। टफ कैटेगरी का है सवाल, ये करते हैं ना, घबराते क्यों। 10 और 5 कितना हुआ? 15। तो V1 V2 के बीच में ये हो गया 15, यहां पर मैं इसको लिख दे रहा हूं 15। अच्छा ये भी V1 और V2 के बीच में 7 और 8 मिलके कितना हो गया? 15। अच्छा V1 V2 में 11 और 4 मिलके भी कितना हो गया? 15। ओहो, इसका मतलब ये V1 V2, ये V1 V2, ये V1 V2, 3 15 के रेजिस्टेंस, 3 15 के रेजिस्टेंस एक तरह से पैरेलल में आ गए V2 और V1 के बीच में, या V2 और V1 के बीच में। मान लो V2 और V1 के बीच में पैरेलल में आ गए 15 15 15। तो बोलो 15 15 15 कितना हो जाएगा? 5। और इस V2 के यहां से लग रहा है 8, इस V2 के यहां से जा रहा है 8, ये आ गया B पॉइंट। और इस V1 के यहां से जा रहा है A पॉइंट, इस V1 के यहां से जा रहा है A पॉइंट 6, तो ये हो गया A पॉइंट। अब करो, सॉल्व करो फटाफट से, अब सबका सही आना चाहिए अब। तो ये बहुत अच्छा सवाल है यार, ये मतलब इसीलिए लास्ट ईयर है ना, बहुत बच्चों ने इसको गलत भी करा था, जब बात भी करी थी, सर ये समझ में ही नहीं आया, गलत हो गया। कोई बात नहीं, अगर तुम इसमें नेगेटिव भी नंबर कमाते हो ना, तो ये वो 10% है जो कि टफ आता है यार। अब कर लो ऊपर फटाफट से, 8 5 और 6, 8 5 और 6 19, 8 5 और 6 19, ठीक है। तो 19 आ गया आंसर। तो ठीक है, आंसर से मतलब नहीं, लेकिन इसमें खूबी क्या थी, ये V1 V2 करना, ठीक है। चलो वेरी गुड, हो गए सर्किट सॉल्विंग, ठीक है ना। अब उसमें एक आता है व्हीटस्टोन ब्रिज, सर्किट सॉल्विंग में आता है व्हीटस्टोन ब्रिज, जिससे आता है मीटर ब्रिज, गेहूं पत्थर ब्रिज, ठीक है ना। इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद करेंगे, कोई प्रूफ नहीं करेंगे। तो गेहूं पत्थर ब्रिज में क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, हर पॉइंट से 3 तार निकल रहे होते हैं, बैटरी के अलावा
पहचान क्या है गेहूं पत्थर की? बेटा पुराना वाला गेहूं पत्थर नहीं था वो, उससे 4 तार निकल रहे थे इसलिए, है ना। हर पॉइंट से 3 तार निकल रहे होते हैं। और व्हीट स्टोन ब्रिज का सेटअप इसे बोलते हैं। बीच में अपन इसको नापते हैं, गैल्वेनोमीटर होता है, एमीटर, गैल्वेनोमीटर कुछ भी रख लो, करंट नापने का डिवाइस है ये, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो भैया तुम ये बताओ व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कब कहलाता है? बैलेंस की कंडीशन क्या है? बैलेंस मतलब बैलेंस तब कहते हैं व्हेन इसके थ्रू करंट जीरो हो जाए। जब बीच वाले उसमें से करंट जीरो हो जाए तब उसे बैलेंस कहते हैं। कब बनता है ये कंडीशन? जब R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 हो जाता है। तो यार देखो जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसमें से करंट जीरो हो जाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। इसी कॉन्सेप्ट पे देखो एडवांस इसमें बहुत खेलता है इसको छेड़खानी करके, लेकिन मेन में उतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जनरली इसमें कैसे सवाल आते हैं अब ये देखो तुम। अब ये डरावना केक है, केक, बहुत डरावना केक, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते इसका आंसर क्या होगा। जो पहले पढ़ा और व्हीट स्टोन में जो पढ़ा सब लग रहा है 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए इसमें, 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 10 सेकंड में आंसर आएगा इसमें, 10 सेकंड में। देखना तुम, ये इतना डरावना केक है, ये डरा रहा है फालतू में, लेकिन मतलब कहते हैं ना लव यू टू वाला सवाल है। देखो व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी रो, ठीक है, गिवन वायर की जिसकी लेंथ एल है, रेडियस आर है। एक्स इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इतना, ठीक है। इफ लेंथ ऑफ वायर गेट्स डबल्ड, अगर लेंथ डबल कर दी तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना होगा। अबे इसमें व्हीट स्टोन तो काम ही नहीं आ रहा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो वायर की लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करता। अगर पहले S1 था तो अभी भी S1 ही होगा। आया क्या समझ में? वेरी गुड, समझ में आया। मटेरियल पे करता है, मटेरियल तो सेम ही रखा है ना। लेकिन अब मीटर ब्रिज, यार मीटर ब्रिज से पहले ना मैं एक इसका सवाल कराता हूँ। मैं नीचे लाया था मैं यार वो तुम्हारे लिए एक सवाल, खतरनाक सवाल लाया था मैं, और इसका डायग्राम क्या हो गया, अरे यार फट गया डायग्राम। इसका डायग्राम बताता हूँ, ये इस साल का सवाल है ये। अभी नया डायग्राम बनाता हूँ, इसको तुम सॉल्व करो, देखो मज़ा आ जाएगा। सर आज कैसे खूंखार सवाल करा रहे हैं सर एकदम। फिर मीटर ब्रिज बढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। ये सवाल बताता हूँ, देखो इसमें प्रैक्टिस ही है यार, इसमें क्या है थ्योरी। तुमने देखा मैंने फर्स्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक पे भी कितने सवाल कराए, सर्किट सॉल्विंग पे भी कितने आए हैं। ये मैं तुम्हें लेटेस्ट ईयर्स के ही करवा रहा हूँ। ये सवाल बताता हूँ, देखो ये सवाल क्या है ना। ये 24 और 12 तो एक साइड है ये, है ना, डरना मत इससे, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, दिखने में डरावना है ये। 24 12 है ना। फिर इधर से क्या हुआ, ये इधर से हुआ ये 1 और इधर से हुआ ये 1 है ना, ठीक है। फिर इधर से हुआ ये 0.5, फिर इधर से हुआ ये x और इधर से हुआ ये 12 और 12 और ये ऐसे जुड़ गया ये यहाँ से, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है, व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है। तो बैलेंस की कंडीशन बताओ, ये और ये बाई ये के बराबर है, लगाओ। अब हो गया ना हलवा। 24 12 12 24 24 और 24 मिलके 12, तो ये वाला हो गया नेट 12। देखो 24 सीरीज में थे क्योंकि, और 24 पैरेलल में 12 हो गया। 12 और 12 6, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 6, तो x + 6, 1 और 1 आधा 0.5 और इधर भी है 0.5। अब कर लोगे सॉल्व, आ जाएगा। तो सर्किट के सवाल देख के डरना मत यार, है ना। x की वैल्यू आ जाएगी 6,
दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब जो मीटर ब्रिज है ना, अब पोटेंशियोमीटर तो है नहीं कोर्स में, बधाई हो, इतने बढ़िया चैप्टर में से एक पार्ट हट गया जेईई मेन में। एडवांस का अच्छा पार्ट है वो एडवांस के टाइम करवा दूंगा। पहले मीटर ब्रिज देख लेते हैं। तो मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट में भी क्या होता है, एक मीटर का स्केल होता है उसमें, है ना, 100 सेंटीमीटर का वायर होता है ना, इसमें 100 सेंटीमीटर का वायर होता है। तो मान लो ये एल लेंथ है, तो ये 100 माइनस एल हो जाती है ये। तो इसका रेजिस्टेंस अगर है R1, इस वाली लाइन का रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, ठीक है ना। तो अच्छा सेम मटेरियल है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है, R बराबर रो एल बाय ए, रो L1 बाय ए, एरिया तो सेम है। R2 बराबर रो L2 बोल लो इसको मैं L2 बोल रहा हूँ, इसको मैं L2 बोल रहा हूँ एक बार को। मीटर ब्रिज में L1 प्लस L2 100 होती है, इसको बाद में यूज़ कर लेंगे अपन, 100 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। अब डिवाइड करो तो R1 बाई R2 कितना आ जाएगा, इसमें लेंथ के रेशियो में आ जाएगा, लेंथ के रेशियो में, दिमाग ही नहीं लगाना। तो पता है इसमें जब मीटर ब्रिज ऐसा बन जाता है, ये R1 वो R2 वो X वो R, X अननोन होता है, X अननोन होता है, अननोन, ठीक है, X अननोन है, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें क्या इक्वेशन लगेगी, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है, नल पॉइंट बोलते हैं, तो X बाई R1 बराबर R बाई R2। आ गया क्या समझ में, ठीक है। तो भाई अब X कितना हो जाएगा, R इंटू R1 बाई R2, R1 बाई R2 कितना है, L1 बाई L2, L1 बाई L2। तो लेंथ के उसमें आ जाता है। एक सवाल में तो मैं करवा देता हूँ, PYQ तो अपन कर ही लेंगे इसका, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक सवाल करवाऊंगा इसमें। एक सवाल सिंपल है वैसे तो ये, है ना, चलो कर लो यार एक सवाल। ये X है ना, यहाँ पर मान लो हमने 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया और नल पॉइंट आया है 40 सेंटीमीटर पे, नल पॉइंट आया है 40 सेंटीमीटर पे, है ना। इसको 20 ले लो, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अब ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 100 में से माइनस कर लेना, निकालो X निकालो, लेंथ से डिवाइड कर देना सीधे, ये फॉर्मूला लगा दो, ये फॉर्मूला लगा दो। तो X बराबर कितना हो गया, 20 इंटू L1 बाई L2, जो भी आंसर आना होगा आ जाएगा 40/3, 40/3। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नहीं तो मैं तो इसमें क्या ट्रिक लगाता हूँ, लेंथ भी होती है ना, इसको रेजिस्टेंस ही मान लेता हूँ यार। X/40 20/60, X/40 बराबर 20/60, काम खत्म, आ गया। चलो मीटर ब्रिज इतना होता है। एक सवाल मीटर ब्रिज में चाहो तो कर लो, पर ये इजी क्वेश्चन है, पढ़ लो एक बार। चलो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते इसमें मीटर ब्रिज से, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं आते, इसलिए मैं इसको सर्किट सॉल्विंग का एक पार्ट मान लेता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं आते, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, बड़ा लंबा चौड़ा है ना, X रेजिस्टेंस है लेफ्ट गैप में, बैलेंसिंग है 240 और 25 है राइट में, दूसरे वायर से रिप्लेस कर दिया। 2R रेजिस्टेंस है पर सेंटीमीटर अगर 2R है तो उससे क्या फ़र्क पड़ा, लेंथ तो चेंज ही नहीं होगी। अबे जब X और 25 सेम है तो बैलेंसिंग लेंथ तो चेंज ही नहीं होगी, तो नीचे कोई सा भी वायर रख दो, ऊपर अगर सेम रख रखे हैं तो बैलेंसिंग लेंथ तो सेम ही आएगी। अबे यार आया क्या समझ में सबको, बैलेंसिंग लेंथ तो सेम ही आएगी यार। मैं नीचे कोई सा भी तार रख दूं, एल्यूमिनियम का तार रख दूं, एक बार समझना, इसमें मैंने एल्यूमिनियम का तार रखा तो भी 40/60 2:3 के रेशो में बटा है। मैं कॉपर का तार रख दूं तो भी रेशो तो सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ रो से रो तो कट ही गया ना, रो से रो तो कट ही गया, तो रो चेंज कर भी दी तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अबे यार बताओ, ठीक है चलो वेरी गुड। KCL क्या बोलता है, पहले एक स्टेटमेंट आता था, वो बहुत टाइम से आया नहीं इसलिए मैंने हटा दिया, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, आ जाए बाई चांस। KCL किरचॉफ करंट लॉ, भाई जितना करंट आएगा उतना जाएगा। अबे ये भी कोई कहने की बात है क्या, फिजिक्स तो बड़ी गहरी छुपी है, पर सिंपल है यार, जितना आएगा उतना जाएगा।
आने वाले करंट जोड़ लो, I1 प्लस I2 बराबर जाने वाले जोड़ लो, नहीं इसमें I3 भी जुड़ेगा, वो भी आने वाला है, और I4 भी, अरे नहीं एक सेकंड, ये I1 है, ये I2 है, नीचे वाला I3 है, आने वाले इक्वल टू जाने वाले। यार पहले आने वाले देख लो, ये आ रहा है ना, ये आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, 3 आने वाले हैं, तो प्लस I4, इसमें प्लस I4 कर लो, इज इक्वल टू जाने वाले, जा कौन रहा है I3 प्लस I5, ये हो गया बेटा KVL। पहले एक सवाल आता था, अभी नहीं आया, ये किस पे बेस्ड है ये लो, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर कभी 4 नंबर का सवाल आ जाए ना तो तुरंत चेप देना इसको, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये लो, कंजर्वेशन कि चार्ज कंजर्व रहेगा, जितना आएगा ना उतना जाएगा, ये तार चार्ज को खाता नहीं है, एक चौराहे पर जितनी गाड़ियां आई उतनी ही गाड़ियां निकलेंगी, कभी कोई चौराहा गाड़ी खा जाता है क्या, नहीं, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। इसका दूसरा भाई होता है KVL, ये बेस्ड होता है, ये तुम्हारे बस फायदे के लिए बता रहा हूँ, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्व्ड है। और KVL क्या बोलता है, इधर से इधर घूम जाओ, VA से चल के VA पर ही पहुंचोगे, VA से चल के VA पर ही पहुंचोगे, VA माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस E1 माइनस IR3 प्लस E2 बराबर VA से चल के VA पे पहुंचोगे, सिंपल। इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं चलो अभी, है ना, इसको पर प्रैक्टिस करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज में। अब मैंने तुमको 0.5 टॉपिक बोला था ना इम्पॉर्टेंट, 0.5 इम्पॉर्टेंट, वो 0.5 इम्पॉर्टेंट ये है, 0.5 इम्पॉर्टेंट इसमें ऐसा है, ये कभी ज़्यादा पूछ लेते हैं कभी कम पूछ लेते हैं, इसका भरोसा नहीं है, ये साल भर साल डिपेंड करता है, कभी ज़्यादा आ जाएगा कभी कम आ जाएगा, है ना, लेकिन उतना भी नहीं आता जितने वो दोनों आते हैं, और जो तीसरा आने वाला है वो आता है यार। तो ये मतलब इससे घबराने की जरूरत नहीं है बड़ा। वैसे ये देख क्या होता है, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो आइडियल बैटरी पढ़ रहे थे, है ना, जिसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, लेकिन अब रियल बैटरी, जो रियल लाइफ की बैटरी होती है ना, तुम्हारे फोन में भी बैटरी होती है, फोन चलाते चलाते गर्म हो जाता है, नहीं होता है, फोन चलाते चलाते गर्म हो जाता है, तुम चार्जिंग पे लगाते हो तो भी गर्म हो जाता है फोन, सर फोन को गुस्सा आ जाता है, क्या क्या देख रहा है मेरे में तू, इसलिए खरीदा था क्या, है ना, इसलिए गर्म हो जाता है। फोन गर्म क्यों होता है, चार्ज करने पर भी सोचो, अब चार्ज कर रहे हैं तब भी गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें रियल बैटरी होती है, रियल बैटरी मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर में, जिसमें हीट लॉस होती है, हीट लॉस भी तो पढ़ना है अपने को, हीट लॉस भी पढ़ना है, हाँ बिल्कुल, हीट लॉस वो भी सर्किट सॉल्विंग के जैसे होता है, उसमें एक फॉर्मूला होता है बस सिंपल सा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अलग है, इसलिए इसको पहले उठा लिया अपन ने, है ना। अब देखो यार, ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है इसमें हीट लॉस तो होता है, ठीक है, बाद में देखेंगे। तो ये बैटरी देना चाहती है ई का, जैसे मैं तुमको एक बात बताऊं, इसमें ध्यान से समझना, सपोज करो एक बैटरी है जिसका रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का, ये करप्शन की तरह से होता है, करप्शन की तरह से होता है बिल्कुल ये, है ना, और ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है ना। अब बैटरी में से तुम रेजिस्टेंस हटा नहीं सकते अंदर, रियल बैटरी में से तुम रेजिस्टेंस खत्म नहीं कर सकते, कोई नहीं चाहता कि रेजिस्टेंस हो अंदर, ये तो मजबूरी है, जैसे लुगाई के साथ साला एक मजबूरी है। अबे ये जेठालाल वाली बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, वैसे ये मजबूरी है जो रियल बैटरी में आती ही है, बात समझ में आएगा, तुम इसको हटा नहीं सकते हो जिंदगी में से, सर इसको हटा दो ना यहाँ से, अबे ऐसा नहीं होता, बैटरी के अंदर ही होता है ये, डिफरेंट कारणों से होता है ये, है ना, उसमें नहीं जा रहे अपन। तो ये 10 वोल्ट देना चाहती थी बैटरी, ये करप्शन की तरह से होता है, 10 वोल्ट देना चाहती थी, बाहर एक सर्किट लगा दिया 3 ओम का, बाहर एक रेजिस्टेंस लगा दिया एक्चुअली में 3 ओम का, ये बैटरी तो 3 ओम को सप्लाई करने के लिए बनी थी, 10 वोल्ट पूरा इस 3 ओम को देने के लिए बनी थी, पर ये नालायक अंदर भी कुछ खाता है, बिल्कुल करप्शन होता है ना, जैसे जनता के लिए गए थे 10 रुपए, लेकिन
जनता को देना चाहते थे 10 रुपए, लेकिन अब सर्किट सॉल्व करो, 2 और 3 मतलब मिलके 5 ओम, 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट में 5 ओम, 5 ओम मतलब 2 एम्पियर का करंट जाएगा, 2 एम्पियर का करंट जाएगा, 2 एम्पियर का करंट जाएगा। तो बताओ इस 3 ओम को 2 से मल्टीप्लाई करो V अक्रॉस 3, इसको कितना पोटेंशियल मिल पाया, 3 ओम इंटू 2 एम्पियर V इक्वल टू आई आर, 6 वोल्ट मिल पाया इसको, 6 वोल्ट मिल पाया इसको। सरकार देना चाहती थी 10, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देना चाहती थी 10 असली जनता को, लेकिन असली जनता के पास पहुंचा 6, बचा हुआ 4 कौन खा गया, ये 2 ओम खा गया। देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 का ये खा गया। तो हमने बैटरी लगाई थी 10 वोल्ट के समझकर, लेकिन हमें उसके टर्मिनल पे, कॉन्सेप्ट समझना, देखो उसके टर्मिनल पे ये बैटरी के जो 2 तार निकले हुए हैं इनको टर्मिनल बोला जाता है, इनको टर्मिनल बोला जाता है। इस पॉइंट को ले लो P, इस पॉइंट को ले लो Q, तो VQ माइनस VP, VQ माइनस VP, जैसे B पॉइंट है, चलो ले ही लिया यहाँ पर, तो B और A ले लेते हैं इसको, तो यहाँ पर भी इसको ले लेते हैं B, और यहाँ इसको ले लेते हैं ये A, तो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ध्यान से समझना। देखो अभी है ना, तो भाई VB माइनस VA, VB माइनस VA बोला जाता है टर्मिनल वोल्टेज, इसको बोलते हैं हम टर्मिनल वोल्टेज, कि भैया बैटरी ने एक्चुअली बाहर कितना दिया, बैटरी ने एक्चुअली में बाहर कितना दिया, वो बोलते हैं हम टर्मिनल वोल्टेज, वो बोलते हैं हम टर्मिनल वोल्टेज। आई क्या बात सबको समझ में है? तो बोलो कितना दिया बैटरी ने, तुम VB माइनस VA कर लो, 10 माइनस 4 6 हुआ टर्मिनल वोल्टेज। VB और VA के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है टर्मिनल वोल्टेज। चल के भी देख सकते हो, VA माइनस 4 प्लस 10, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, तो यहां से जंप करेंगे तो प्लस 10 हो जाएगा। VA माइनस IR होता है हमेशा, प्लस 10, 6 आया आंसर। तो करप्शन के चक्कर में 4 का नुकसान हो गया, 4 अंदर ही अंदर दबा के बैठ गई बैटरी खुद और गर्म हो गई उसके बाद, है ना, और जनता को मिली 6। तो इसलिए रियल बैटरी में टर्मिनल वोल्टेज मतलब पूरी बैटरी के बाहर कितना मिल पा रहा है उसे टर्मिनल वोल्टेज बोला जाता है। अब सवाल करते हैं, देखो ये अब सवाल करते हैं, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो यार ये 3 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 वोल्ट की बैटरी है, इंटरनल इसका 1 ओम है, और ये 4 और 4 पैरेलल में हैं, तो मैं इनको 4 और 4 का 2 कर देता हूं, 2 ओम। तो तुम्हें अब बच्चों यहां पर इस पॉइंट को ले लो B पॉइंट, इस पॉइंट को ले लो A पॉइंट, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, करंट निकाल लो पहले सर्किट में, करंट निकाल लो पहले सर्किट में, करंट निकाल लो पहले सर्किट में, करंट निकाल लो पहले सर्किट में। तो ये 1 और 2 3 मतलब 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। तो जो टर्मिनल वोल्टेज होता है उसका फॉर्मूला बता देता हूं। टर्मिनल वोल्टेज होता है, इसको EMF कहते हैं, EMF कहते हैं इसको, EMF। जो बैटरी देना चाहती थी उसको EMF कहते हैं, माइनस I करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। E माइनस IR होता है इस केस में, E माइनस IR। तो देख लो, कर लो, तो 3 माइनस 1 इंटू 1 दैट इज 2 वोल्ट। तो बाहर 2 वोल्ट ही मिल पा रहा है, इसलिए इसका टर्मिनल वोल्टेज होगा 2 वोल्ट। आ गया क्या सबको समझ में? शाबाश, बहुत बढ़िया मचा रहे हो तुम। तो डेफिनेशन ये याद भी नहीं रहना, मैं इसको बॉक्स में नहीं कर रहा, घबराना मत। इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेना। EMF मतलब कितना देना चाहती थी सरकार, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना खा गया, E माइनस IR जनता को पहुंचा। एक सिंगल बैटरी में ऐसा होता है, समझ गए क्या? अब इसमें टफ सवाल बनाना होता है ना, ये वही 10% का केस है। तो अब ये टफ सवाल हो गया यार, अब ये टफ सवाल है। तुम चाहो तो इसको राउंड 2 के लिए भी छोड़ सकते हो, अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रांग नहीं है तो तुम्हारा इतना टफ भी नहीं है। लेकिन इसमें क्या, सॉल्व 2 बार करना पड़ता है, इसमें सॉल्व 2 बार करना पड़ता है। 2 बैटरियां अपोजिट टर्मिनल पे आ गई हैं और उसमें E2 VC माइनस VB पूछ रहा है।
तो तुम्हें डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा इसमें और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं डायग्राम तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ इसमें, ठीक है ना। तो भाई इसमें जो है E1 कितने की है, 8 की, और उसका 2 ओम का है। तो ये ऐसे बनेगा, नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया करो, ये 8 वोल्ट EMF हो गया, ये 2 ओम ये हो गया। अपन इसमें कैलकुलेशन नहीं करेंगे, है ना। E2 कितना हो गया, E2 हो गया 2 का, और 4 इसका इंटरनल है, और ये 2 का, 2 वोल्ट का, है ना। अब तुम इसको सॉल्व कर लो, करंट निकाल लो, इसमें कितना आ रहा है I, और इस पॉइंट B से लेकर C तक चल लेना इस पॉइंट तक, कर लोगे क्या, ठीक है ना। अब इसको ऐसे सॉल्व करना है ना। तो पहले करंट निकाल लो, अब इसमें एक प्लस होएगा और एक माइनस होगा, इसमें चलना सीखना पड़ता है पूरा का पूरा अपने को, है ना, ठीक है। इसको वैसे सॉल्व करना है, तो ऐसे टफ भी आ जाते हैं कई बार। स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले होते हैं बैटरीज के, स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो बैटरीज के होते हैं, जब इसमें भी 2 केस बन जाते हैं, देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे रेजिस्टेंस में सीरीज और पैरेलल होता है ना, वैसे बैटरीज में भी सीरीज और पैरेलल हो जाता है। रेयरली आता है, सॉल्व भी करवाता है जेईई मेन भी लगभग, लेकिन डायरेक्ट आ जाए तो ये फॉर्मूले यूज कर लेना। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब जिसमें से करंट सेम जाता है, देखो ये सीरीज में लगी हुई है बैटरीज, ठीक है। तो भाई इसमें आर इक्विवेलेंट सीरीज का फॉर्मूला, अब ईएमएफ इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 प्लस E3, E1 प्लस E2 प्लस E3 साइन के साथ आते हैं, ये विद साइन। अभी तो इसमें तो क्या है, सब एक साथ एक जैसे लग रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर बैटरी पैरेलल में हो तो रेजिस्टेंस पैरेलल का फॉर्मूला लग जाता है, लेकिन ई का फॉर्मूला ये रहता है। पहले आया करते थे, इस साल तो मुझे नहीं दिखा ऐसा सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड एकदम, जिसमें तुम फॉर्मूला लगा के तुरंत आंसर निकाल लो, इसलिए मैं इसकी इतनी इंपॉर्टेंस इसको नहीं दे रहा हूं अभी। फिर भी याद रहे तो ई इक्विवेलेंट E1 E2 आ जाता है यहां निकालने के, उसमें याद रहेगा, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो अब इंपॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं। नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये सर्किट सॉल्विंग का ही पार्ट हो गया है। किसी डिवाइस से पावर कितनी होती है, VI, अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V और I अगर करंट है तो पावर इज डिफाइंड एज VI। रेजिस्टेंस की पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो रेजिस्टेंस की पावर होती है VI, और V बराबर IR डालोगे तो I स्क्वायर R आ जाएगा, और I बराबर V बाई R डालोगे तो V स्क्वायर बाई R आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है जो जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है, विच फॉर्मूला टू अप्लाई, ये कि ये। अब ध्यान से सुनना, देखो यार, अब ध्यान से सुनना तुम लोग, अब तुम कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, इसमें 90% से ज्यादा चांस है तुम्हारा रेशियो वाला सवाल आएगा कि इसमें पावर और इसमें पावर का रेशियो बताओ। 2024 में ऑलमोस्ट रेशियो वाले सवाल ही आए हैं, इसमें और इसमें रेशियो बताओ पावर हीट लॉस का। तो पावर लॉस होती है I स्क्वायर R V स्क्वायर बाई R, हीट लॉस टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, ये सिंपल है। तो मेन गेम क्या है, मेन गेम क्या है, तुम I स्क्वायर R लगाओगे या V स्क्वायर बाई R लगाओगे। तो इसका आंसर देता हूं, अगर सीरीज में हो, इफ R1 R2 इन सीरीज, तो I स्क्वायर R लगाना ताकि I सेम रहेगा। अगर R1 एंड R2 पैरेलल में हूं, पैरेलल मतलब दोनों के अक्रॉस V सेम रहता है, तब V स्क्वायर बाई R लगाना। आई क्या बात समझ में। सीरीज में होंगे तो I सेम जाएगा, I से I कट जाएगा, होल्ड दोनों करेंगे, लेकिन सीरीज में I स्क्वायर बाई R लगाओगे तो I से I कटेगा, और पैरेलल में V स्क्वायर बाई R लगाओगे तो V से V कटेगा। आई क्या बात समझ में। अब चेक करते हैं, चलो अब चेक करते हैं। अब ये सवाल करो तुम, देखो पैरेलल में है भाई तो दोनों के अक्रॉस V सेम रहेगा, तो पावर
इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर लगाएंगे भाई, तो पावर 1 अपॉन पावर 2 R2 बाय R1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3/1। तो 3/1 इज द आंसर। अब ये नहीं बताऊंगा इसमें मैं तुम्हें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अरे यार, अरे भाई क्यों नाराज होते हो, सेव कर रहा हो यार, तो डायग्राम बिगड़ गया है। अब इसमें देखो, अब इसमें ट्रिक है एक बहुत ज़बरदस्त। अब जनता पता है पूरा सॉल्व करेगी इसमें। 5 और 10 में रेशियो पूछ रहा है, इधर है 20 का, इधर पता है 5 है और इधर पता है 10 है। तो जो नॉन प्रो होंगे ना, जो नॉन प्रो होंगे वो पूरा सॉल्व करेंगे, करंट निकाल के सॉल्व करेंगे, और प्रो लेजेंड्स को समझ में आ जाएगा अरे ये दोनों तो पैरेलल में हैं, करंट क्यों निकालूं, इनके अक्रॉस वी तो सेम ही रहने वाली है। तो लेजेंड्स डायरेक्टली लगाएंगे, पावर इन 5 अपॉन पावर इन 10 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ 10 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ 5, दैट इज 10/5, दैट इज इक्वल टू 2/1। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, चेक कर लेता हूं यार, आंसर बी है। बॉम्बे तो सही होता है आंसर भाई। तो पूरा सॉल्व मत करना, टाइम बच गया अपना इतना। आया क्या समझ में? पूरा सॉल्व नहीं करना है, प्रो लेवल लेजेंड लेवल आ गया अभी, है ना। चलो थोड़ा सा और चलते हैं आगे इसमें, ठीक है। आया समझ में ये सबको? ठीक है। आप पता है जेई मेन को अगर एक्चुअली में टफ देना होता ना, इसमें जेई मेन को टफ देना होता इसमें, तो पता है वो क्या करती, 20 और 5 का रेशो निकलवाती, तब पूरा सॉल्व करना पड़ता इसके थ्रू आई, इसके थ्रू आई। जेई मेन को प्रो लेवल का बनाना होता ना, अगर अच्छा सवाल बनाना होता, मतलब गुड टाइम कंज्यूमिंग, तो 20 और 5 में रेशियो पूछते, तब तुम्हें पूरा सॉल्व करना पड़ता है। इस 10 और 5 का पैरेलल लेकर, फिर 10 से डिवाइड करके, फिर पूरा सॉल्व करना पड़ता, मतलब मोटा मोटा, ठीक है ना। चलो अब एक होता है, पहले आता था बहुत, अभी कम दिखता है, कि भाई रियल बैटरी में अगर एक लोड रेजिस्टेंस है, सुन लो बस इसको, तो मैक्सिमम पावर उस तक कब तक पहुंचेगी। तो पता है वो कब होता है वो केस? वो होता है जब R बराबर R हो जाता है, जब एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस इंटरनल के बराबर हो जाता है। तो ये थ्योरम होता है, पहले बहुत आते थे, अब नहीं आते ज़्यादा, अगले साल का पता नहीं, पर R बराबर R होता है। तो पहले का एक PYQ है मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन का, डायरेक्ट ही आ गया था, R बराबर R होगा जब मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल जब बराबर हो जाएंगे, तब बाहर को एक्सटर्नल पावर मैक्सिमम मिलेगी सारे केसेस में से, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। लो भाई, एक कह रहा था सर आपने टेम्परेचर वाला पार्ट नहीं कराया, ले बेटा ये भी आ गया टेम्परेचर, मैंने शुरू में क्यों नहीं कराया? अबे यार जब उनमें से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं तो इसमें से, सर तो तीसरा टॉपिक कहाँ है जो सबसे इंपॉर्टेंट? यार वो इन सब के बाद आता है, वो उसका कारण भी बताऊंगा वो सबसे बाद क्यों आता है। अब ये समझ लो, इसमें से भी सवाल कभी आ जाते हैं, पिछले साल तो रेयर आए हैं, मतलब इतने ज़्यादा नहीं आए हैं जितने उन दोनों में से आए हैं। अब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों टेम्परेचर के साथ बदलते हैं, दोनों टेम्परेचर के साथ बदलते हैं, ठीक है ना। तो भाई रो एट टेम्परेचर T, अब किसी ने नहीं पढ़ा हो ना तो टेंशन मत लेना, सर क्या लिख रहा है ये, रोटी खाई नहीं मैंने तो अभी तक, रो नॉट। अबे टेम्परेचर T पे रो, 0 डिग्री पे रो, 1 प्लस अल्फा, इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, T2 माइनस T1, मतलब T1 टेम्परेचर पे ये रो है, T2 टेम्परेचर पे ये रो है। तो रो एट टेम्परेचर T, तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ जनरली वर्ड बोल रहा हूं मैं, बढ़ती है। रेजिस्टेंस भी इसी तरह से बढ़ता है, इसमें अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाता है। एक सवाल देख लो इसका, उसमें सारी गणित समझ में आ जाएगी। क्या बोल रहा है, एक टोस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 60,
रूम टेम्परेचर पे, 27 डिग्री पे उसका 60 है। टोस्टर होता है ना जिसमें सर्दी में हम हाथ गर्म करने के लिए हाथ डाल देते हैं और बटन ऑन कर देते हैं, है? करा है किसी ने ऐसा? अबे कर मत लेना कभी ऐसा, वो आखिरी बार होगा जब तुम हाथ यूज कर रहे होंगे टोस्टर में। सर आपने ऐसा जोक क्यों मारा? अबे जेई मेन के प्रेशर में मेरे को पता है सबसे ज़्यादा मेहनत किस में करनी पड़ती है? तुम्हारे लिए जोक ढूंढने में करनी पड़ती है। जेई मेन के पेपर में इतने टेंस एनवायरनमेंट में मान ले गलती से टोस्टर दिख गया तुझे, तू प्रेशर में बैठा है वहां पर, बगल में कोई बैठी भी है, उसके चक्कर में और प्रेशर में आ गया तू, डबल प्रेशर। अब तू सोच उस प्रेशर के दौरान पे जब दिमाग एकदम 50% 60% एफिशिएंसी पे काम करता है, टोस्टर आ गया तो तू सवाल को देखकर बुदबुदाएगा, अरे सर ने बोला था टोस्टर में हाथ डाल दिया तो क्या होगा, और वही तेरी हंसी तेरे सारे प्रेशर को रिलीज करा देगी। बहुत काम करता है, बहुत काम करता है, इसलिए हम एकदम फन तरीके से कोशिश करते हैं सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए। चलो अब फन तो हो गया, अब पर सवाल भी तो कर ले सर। बुद्ध हंस तो में लिया लेकिन सवाल ही नहीं हुआ, उससे क्या होगा फिर? तो सवाल भी करते हैं। अब देखो ये टोस्टर को 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करा है, करंट उसमें इतना है, तो इसका टेम्परेचर पूछा है कितना हो गया टोस्टर का। तो भाई इसमें 220 से पहले इसको डिवाइड करो, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया नया, V/I 2.75। सॉल्व तुम्हारे लिए कर देता हूं, ये आ जाएगा 80 ओम। कैलकुलेशन में दिमाग मत लगाओ, 80 ओम। तो अब 80 ओम कब हो जाएगा 60 से बढ़कर? अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, R बराबर इनिशियल R 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 था 27, हमें डिग्री सेल्सियस में चाहिए इसलिए केल्विन में ट्रांसफर नहीं मारा। अब तुम इसमें अल्फा की वैल्यू डाल दो, ये रही अल्फा की वैल्यू। जैसे ही डालोगे 2 × 10⁻⁴ तुम्हारा T2 आ जाएगा। कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, T2 इतना आ जाएगा अप्रॉक्स। ठीक है, मतलब आंसर की टेंशन मत लेना, कैलकुलेशन कैसे करी उसमें मत जाओ। कैलकुलेशन में टाइम बचाना है वैसे भी यार, तुम इस पे जाओ, T2 इतना आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? बस तो ये सवाल आ जाए तो इस तरह से निपटा डालना है इसको। कैलकुलेशन लगेगा इसमें, तुम्हें एक्चुअल में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो पहले 60 डिवाइड करो, 1 माइनस करो, अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है करो, फिर T2 आएगा, है ना। पर वो टाइम अभी अपन बचाएंगे, ठीक है। चलो हाँ, अब ये एक क्वेश्चन है, ये वेरी कॉमन क्वेश्चन है इसलिए, लेकिन इसका प्रूफ बहुत भयानक है, बहुत भयानक है इसका प्रूफ। जेई मेन की औकात के बाहर एडवांस लेवल का प्रूफ है, ये मान के चलो पैरेलल का, तो जिसमें इसका प्रूफ अगर करोगे तो 5 मिनट लगेंगे मिनिमम, 5 से 8 मिनट लग सकते हैं दोनों का करने में। इसलिए बड़े भारी मन के साथ में एक बात बोल रहा हूँ, इसको याद कर लो। थ्योरी में मैंने पूरा प्रूफ करवाया है इसका, विजुअलाइजेशन लेक्चर में भी करवाया है, ईसरल के सारे टीचर्स करवाते हैं क्योंकि हम एडवांस लेवल का पढ़ते हैं, है ना। जेई मेन ये इरोडो से चुराया हुआ सवाल है, ये भी बता देता हूं तुमको, इसका थोड़ा सा वेरिएशन करके इरोडो से चुराया हुआ सवाल है। जेई मेन को भी पता नहीं होगा हमने क्या दे दिया। तो ये सवाल क्या बोलता है, एक रेजिस्टेंस है जिसका है α1, दूसरा है α2, अगर दोनों को सीरीज में करा तो कितना नेट अल्फा बनेगा इक्विवेलेंट, और पैरेलल में करा तो इसमें दोनों का आंसर सेम आता है। चेक कर लेते हैं, α1 + α2/2 और α1 + α2/2। बस यार ये सेम शक्ल 2 से 3 बार दिख चुकी है पिछले 4 सालों में, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सवाल लेके आ गया। इसके प्रूफ का माफ़ करना भाई, ना तुम वहाँ पर कर पाओगे ना मैं अभी 8 मिनट उसमें स्पेंड करने वाला हूँ, क्योंकि
20 दिन बाद ससुराल वालों ने बुलाया है अपने सेंटर पे। और सगाई, लेडीज संगीत, शादी, हल्दी, मेहंदी, प्री वेडिंग शूट, कार्ड बांटना, हलवाई, ये सारी एक्टिविटी करनी बाकी हैं। और तुम कह रहे हो बाल बनाने में 10 मिनट वेस्ट कर दूं क्या? अबे लुगाई भाग जाएगी इतना टाइम अगर तूने लगा दिया तो। समझ गए? जिनको समझ में आना था वो समझ गए हो, ठीक है? बुरा ना मानो, होली है। और मानते हो तो मानो, गधे ही बुरा मानेंगे, असली वाले गधे, मेहनती वाले नहीं, असली वाले गधे। अबे इस टाइम पर इसका प्रूफ, वो तो गनीमत मानो मैंने सवाल ले लिया। अगर मैं सवाल ही नहीं लेता तुम्हें तो पता ही नहीं पड़ता, ये भी नहीं आता। लेकिन दुआओं में याद करना बोलते ना भैया, अगर ये सवाल आ जाए ना एज इट इज, तो मैं उठ के थोड़ा सा डांस कर लेना सेंटर पे ही। मज्जू आ गई हो, 8 मिनट का सवाल, सर ने बोला था आ जाए तो ये मार कर देना, तो मार कर देना। दो रेजिस्टेंस सीरीज में और पैरेलल में अल्फा इक्विवेलेंट दोनों में सेम आता है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इतनी रिसर्च करनी पड़ती है नाले को तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो एक छोटा सा टर्म होता है, दिखता नहीं है आजकल, ये लुप्त हो चुका है ऑलमोस्ट। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस। कभी कंडक्टिविटी आ जाए तो 1/ρ कर देना उसको, ठीक है। चलो, ओहो क्या, ओहो। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ने से पहले तुक्का स्ट्रेटेजी बता दूं या क्या करूं? चलो बताओ, पहले थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ लें फिर तुक्का स्ट्रेटेजी करें, या सर थोड़ा सा आप पढ़ भी लिया, इतना करंट इलेक्ट्रिसिटी को इतना टाइम दे दिया आपने, अब यार सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार चैप्टर भाई, सबसे ज़्यादा तो देना तो बनता है इसको तो यार, और नहीं तो किसको दूं फिर मैं? उसको दूं क्या? उसी को है जो आता नहीं है। सर वेक्टर को दो इतना टाइम, अबे वेक्टर को इसलिए 10 मिनट दिए थे, मतलब आता है वो भी पर मैथ से पढ़ लिया ना। तो आज राज बता देता हूं तुम्हें, देखो अब जेई मेन में, और इसको एडवांस में मत लगाना, ये ध्यान रखना, मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं, और इसको एक्सपेरिमेंट कर लेना। अभी 2 मिनट में बता देता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो जेई मेन में तुम्हारे पास में +4 और -1 के क्वेश्चन आते हैं, अब तो सारे के सारे ही आते हैं। और इंटीजर टाइप इस बार पहली बार, तुम्हारा पहला ईयर है, तुमको वो गिनी पिग बनाया गया है जिसमें इंटीजर में भी माइनस आएंगे, मतलब पिछले साल नहीं आए थे, तुम बन गए इस साल अब, और चॉइस भी नहीं आएगी, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं 20 सिंगल करेक्ट की, जिसमें सिंगल करेक्ट आता है। तो ये तुक्का स्ट्रेटेजी बैठती है +4 -1 पर ही, +3 -1 पर भी नहीं बैठती है ये, नहीं, और सिंगल करेक्ट पे बैठती है ये। तो ये जबरदस्त है जेई मेन के लिए, मतलब मेरे को तो बहुत हेल्प मिली इससे, है ना। और इसको तुम प्रैक्टिस करके जाना यार, मेरा डिस्क्लेमर इतना सा है। तुक्का स्ट्रेटेजी ये बोलती है, तुक्का स्ट्रेटेजी सुन लो, अगर तुम्हारे फील्ड से 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएं, नॉलेज से, फील्ड से, किसी भी तरह से 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएं, तो टेक योर चांस। केमिस्ट्री में मान लो तुम्हें ये पता पड़ गया ये 2 आंसर तो नहीं है, 100% पता पड़ गया, तो 4 ऑप्शन है, मान लो 1 2 3 4, तुमने रिजेक्ट कर दिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब इसमें तुक्का मत मारना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, 4 नहीं हो सकता। अबे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, 3 नहीं हो सकता। नहीं, मान लो जैसे वर्क डन का सवाल आ गया, जैसे यार मैंने तुम्हें बताया कि वो तीनों ऑप्शन रिजेक्ट हो गए थे, उसमें तो कि आंसर 8 से बड़ा नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, तुमसे सॉल्व नहीं हुआ, तो टेक योर चांस, किसी को भी एक जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो, तुम्हारी सहेली के नाम में जितने अक्षर हो या जो भी हो, उसको तुक्का लगा देना। टेक चांस व्हेन यू रिजेक्ट 2 ऑप्शंस। इसकी साइंस ये बोलती है, अगर तुमने 5 क्वेश्चंस में ऐसा काम किया
2 रिजेक्ट करके, ध्यान से सुनना, तुमने 2 रिजेक्ट करने के बाद में, जैसे मान लो तुम्हें केमिस्ट्री में तुम एक चीज भूल गए, यार ऑर्गेनिक में ये रिएजेंट ये तो नहीं था, ये भी नहीं था, अब 2 में से तुम्हें याद नहीं आ रहा कुछ भी, तुम चांस ले सकते हो, मैं तो लेता था, मतलब इसमें 5 क्वेश्चंस अगर ऐसे हो जाते हैं तो हमारे पास में 5 केसेस बनते हैं। 5 क्वेश्चन के सेट में अगर अपन देखें तो 5 केसेस बनते हैं, 5 गलत, है ना। जब 5 तुम्हारे गलत हो जाएंगे, अगर अब मैं सारे केसेस बताया था इसमें 5 गलत, तो तुम्हारे मार्क्स कितने आ जाएंगे इसमें, जरा मेरे को एक बार मार्क्स भी बता देना। 5 के उसमें अपन कर लेते हैं, है ना। तो देखो राइट, रॉन्ग और मार्क्स, ठीक है ना। तुम्हारे 0 राइट होते हैं, 5 गलत होते हैं, तो तुम्हारे मार्क्स आएंगे -5। तुम्हारा सही है ना, तुम्हारा 1 सही होता है और 4 गलत होते हैं, तो बोलो कितने मार्क्स आएंगे तुम्हारे। 1 सही 4 गलत, 2 सही 3 गलत, 3 सही 2 गलत, 4 सही 1 गलत, और तुम अगर मेरी शक्ल देखकर गए होंगे तो 5 सही और 0 गलत वाला केस भी होगा। काश सर मेरे साथ तो यही हो, अबे यही होगा, टेंशन मत ले तू। अब इसमें बताओ 1 सही 4 गलत में कितने आएंगे, 4 मिले 4 गए 0, 2 सही 3 गलत 8 -3 +5 कितने हुए इसमें, 3 4 जा 12 -2 +10 नंबर मिल गए इसमें, 4 4 जा 16 -1 +13, और 5 सही 5 4 जा नहीं सॉरी 4 4 जा 16 -1 15 नंबर मिले ना भाई, 15 नंबर मिले, 13 क्यों 15 मिले, वही मैंने कहा लफड़ा क्या गया। और इसमें +20, तुम सोच के देखो, -5 0 +5 +10 +15 +20, अगर तुम 5 छोड़ के जाते, अगर तुम 5 छोड़ देते, मार्क नहीं करते, तो तुम इस केस में रहते। अगर तुम सारे छोड़ देते तो तुम इस केस में रहते, तुम तुक्का नहीं मारते तो तुम इस केस में रहते, है ना। बुरा क्या हो सकता है, इससे बुरा क्या हो सकता है, ऊपर वाला केस, कि भाई मैं मेरे पड़ोसी की शक्ल देख के गया और सारे 5 में से 5 के 5 ही गलत हो गए, तब ये केस होगा। लेकिन अब तुम्हें मैथ से बताता हूं प्रोबेबिलिटी, 5 गलत होने की चांस है, 5 गलत होने की चांस है, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत, 5वां भी गलत, इंटू 100% कर दो, ये अप्रॉक्सीमेटली 100/32 3% चांस होगी, 3% चांस होगी कि तुम्हारी किस्मत एकदम, कहते हैं ना वो, झंड है, झाटू है, सड़ी है, 3% चांस ही है। लेकिन 97% चांस है, ये बहुत भाई, ये बड़े बड़े बैंक्स, स्टॉक मार्केट्स, ये सारी चीजें अंडरलाइन प्रोबेबिलिटी होती है इनमें। पूरी जो ये क्रिकेट के ये सारी कंपनीज, ड्रीम 11 और ये सब चल रही हैं, ये इतना 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 पैसा कमाती हैं, ये तुम्हारे साथ पीछे बैकग्राउंड में मैथ्स ही लगा रही होती है खतरनाक वाली, तुम्हें तो पता भी नहीं होता है कि क्या कर दिया। डेटा साइंस इसलिए तो इतनी तगड़ी चल रही है अभी, हर चीज में डेटा है इसमें। 90% तुम्हारा इंश्योरेंस कैलकुलेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, सब कुछ प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है भाई। तो देखो चलो वहां तो बाद में जाएंगे, 97% चांस है तुम वहीं के वहीं या फायदे में रहोगे। तो यार 97% चांस है कि मैं या तो 0 या वहीं पर रहूंगा। हाँ, ये बेस्ट केस +20 के भी 3% चांस हैं, लेकिन 97% चांस पे तो खेलना ही चाहिए। अब मैं इसमें, समझ में आई बात, अब मैं इसमें डिस्क्लेमर बताता हूं। 1 रिजेक्ट होने पर मत लगाना इसको, 2 रिजेक्ट हो तभी लगाना। सर 3 रिजेक्ट हो गए, तो एक बच्चा पूछ रहा है अबे 3 रिजेक्ट हो गए, अबे तो एक ही तो बचा, फिर कहां से आए भाई। बात समझ में आई, ठीक है। तो यार ये जो है ना, ये इसको वैसे चांस लेके खेलना। तो मैं 1 रिजेक्ट पे नहीं लेता था रिस्क, 0 रिजेक्ट पे तो बिल्कुल ही नहीं लेता था रिस्क, उसमें तो यार 25% चांस ही है सही होगा,
75% चांस है गलत होगा। चारों ऑप्शन में तो बहुत मतलब चांसेस ही बहुत कम है ना, ठीक है। तो तुक्का स्ट्रेटेजी ये बोलती है दो रिजेक्ट हो जाए फील्ड से, नॉलेज से, किसी भी तरीके से, तो टेक योर चांस, ठीक है। चलो वेरी गुड, है ना। चलो अब टेस्ट दे दो थोड़ा सा। अब अपन जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स में। ये तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है एमीटर और वोल्टमीटर बनाना गैल्वेनोमीटर से। इस पे जेई मेन सवाल पूछ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि वो लोग एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स की तरफ झुक रहे हैं कि भैया करंट इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इस चैप्टर में 12th क्लास में, इसलिए गैल्वेनोमीटर से एमीटर, वोल्टमीटर, रियल एमीटर, रियल वोल्टमीटर, इनके सवाल दिखेंगे तुम्हें। तो चलो बताओ अब, है ना। जिसने नहीं भी पढ़ा हो ना यार, ये सुन लेना, हो सकता है क्योंकि इसमें दो ही फॉर्मूले हैं, बस सिंपल दो फॉर्मूले हैं, तुम्हें ऐसा लगेगा मैं पहली बार ही पढ़ रहा हूँ। इसको छोड़ के मत जाना यार, ये बच्चों का डिफिकल्ट पोर्शन होता है, ऐसा लगता है डिफिकल्ट, पर मैं इसको इतने हलवे की तरह से पढ़ा दूंगा तुम्हें कि तुम्हें याद रहेगा। तो पहले इसका आंसर कर दो। आइडियल वोल्टमीटर जो होता है उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है और आइडियल एमीटर का 0 रेजिस्टेंस होता है। बी राइट यार, वेरी गुड। चलो वेरी गुड, है ना। अब एमीटर की बात कर लेते हैं। एमीटर करंट नापने के काम आता है। एमीटर हमें करंट बताता है, इसलिए इसको सीरीज में लगाते हैं, इसको सीरीज में लगाते हैं। ये एक तो करंट नापता है और इसको लगाते हैं हम सीरीज में, ठीक है ना। अभी मैं आइडियल एमीटर की बात पे ही चल रहा हूं। आइडियल एमीटर का 0 रेजिस्टेंस होता है, तो इससे सर्किट में फर्क नहीं पड़ता है ना, सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। रियल एमीटर बाद में लेके आऊंगा, रियल एमीटर बाद में लेके आऊंगा, ठीक है ना। अब एमीटर जब बनता है, मतलब एमीटर सीरीज में लगता है और करंट मेजर कर लेता है, तो इसके एक कान से 2 एम्पियर गया, इधर से भी 2 एम्पियर निकला, इसने घंटी रीडिंग बता दी 2 एम्पियर। तुमने लैब में देखा भी होगा एमीटर, है ना। अब एमीटर बनता कैसे है ना, उसके लिए पहले गैल्वेनोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट समझना पड़ेगा। ये आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी तुम गैल्वेनोमीटर से पाला तुम्हारा पड़ेगा वहां पर भी। तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है भाई, इसको रिवाइज कर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर छोटे करंट नापता है। तो जैसे इसमें 0 से 10 तक का बना हुआ है, तो इसका जो कांटा होगा यहाँ पर, इसका जो कांटा होगा वो तुम्हें 10 एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, मिली मतलब सर मिली, अबे ये वो मिली एम्पियर है, 10 की पावर -3 होता है मिली मतलब, है ना। तो 10 मिली एम्पियर करंट नाप रहा है ये, ठीक है। अब मान लो, अब गैल्वेनोमीटर क्या छोटे करंट नापता है, बहुत सेंसिटिव आदमी है। सपोज करो तुम 10 मिलीग्राम खा सकते हो, तुम 10 मिलीग्राम खा सकते हो, है ना, लेकिन तुमसे किसी ने बोला नहीं तू तो अब 1000 खा। तुम 10 खा सकते हो, 10 रोटी, तुमसे किसी ने बोला तुम 1000 खाओ, तो तुम क्या करोगे? बोलोगे भाई मेरी एपेटाइट 10 की है, गरीब आदमी पे जुल्म क्यों कर रहे हो, लेकिन तुम्हें 1000 खानी है। तो पता है तुम क्या करोगे? एक दोस्त बनाओगे, दोस्त को बोलोगे यार थोड़ा सा गोलमाल है, करना है, मैं 1000 रोटी लेकर आऊँगा, मैं 10 खाऊंगा और तेरे को चुपके से 990 खिला दूंगा। तो बाहर वाले को क्या लगेगा कि हमने कितनी खा ली? 1000। बस इसी कॉन्सेप्ट पे एमीटर बनाया जाता है। ये गरीब आदमी बेचारा छोटा सा बच्चा है, 10 रोटी खा सकता है। अब ये अपने दोस्त को लाता है सांड को, जो 990 रोटी खा लेगा। तो अब देखो हम क्या चालाकी करते हैं, गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल होती है, कॉइल, इसको कॉइल बोलते हैं, उसका रेजिस्टेंस है आर कॉइल, RC बोल देंगे इसको, RC, ठीक है। तो ये जो कॉइल थी, जब ये छोटी बच्ची कॉइल थी, बच्चा कॉइल था, इसमें से IC इतना करंट जा सकता था, इसमें से इतना करंट जा सकता था, है ना, 10 का। लेकिन अब हमें 1000 भेजना है। ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये भाई साहब 10 का करंट खा सकते थे,
लेकिन अब हमें 1000 का भेजना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको काले कपड़े से ढक देंगे। काला कपड़ा लाओ भाई, काला कपड़ा तो है नहीं, ब्राउन कपड़ा ले आओ। चलो इसको ब्राउन कपड़े से ढक दो, अंदर कुछ नहीं दिख रहा। अब 1000 का ये आदमी खा सकता है 10, तो बताओ क्या करोगे। तो भाई साहब 10 इसको देंगे और ये अपना एक दोस्त बुलाएगा, दोस्त को बोलेगा भाई 990 तू खा जा, 990 तू खा जा, और फिर यहां से वापस से 1000 निकाल देगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया। अभी जो दोस्त है ये कितना चंट है, चंट, चंट खोपड़ी कहते हैं ना, चंट खोपड़ी, कि भाई साहब चंट खोपड़ी बहुत तेज है, ये देखो कितना तेज है, इसको तो कम मिली और खुद 990 खा लिया। इसलिए इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं चंट, चंट नहीं शंट, शंट, चंट का भाई शंट। तो अब यहां पर तुम एमीटर बनाने के लिए नीचे एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ देते हो, ठीक है। अब हमने भेजा था आई करंट, IC खा गया कॉइल, I माइनस IC खा गया शंट। अब दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, ध्यान से सुनना, इसका सवाल गलत नहीं होना चाहिए। दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। तो बोलो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, IC RC, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इज इक्वल टू I माइनस IC इंटू R शंट। बोलो बात समझ में आई क्या। वापस से बताता हूं, हमने भेजा था 1000, IC 10 खा रहा है R कॉइल, बचा हुआ खा रहा है शंट, दोनों पैरेलल में है। ये दोनों पैरेलल में ना, पैरेलल में अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों तो उसमें V1 और V2 बराबर होता है ना, पैरेलल की डेफिनेशन ही वो होती है। तो V1 बराबर V2 है, ये पैरेलल में है। बस ये फॉर्मूला तुम्हें इस्तेमाल करना है। पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें, नहीं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये कोई हम किसी का ऐड नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, कि सारा सर को लगता है किसी ने ऐड करने के मतलब वो है ना, नहीं भैया, वो डायलॉग आ गया इसलिए, ठीक है। अब चलो, अब भाई सिंपल डायग्राम बनाना। 1000 रोटी खानी थी, तुम 10 ही खा सकते थे, इसलिए एक दोस्त लाए चंट जो है शंट, वो बचे हुई रोटी वो खाएगा, करंट वो खाएगा, और IR और IR बराबर होगा। अब देखो, अब इसमें ध्यान से सुनो, अब ये सवाल करते हैं अपन। इसमें से ट्रिक क्या है, कैलकुलेशन पूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अप्रोक्सीमेट आंसर से काम हो जाएगा। अब ये सवाल मैं सॉल्व कराता हूं, अगला वाला तुम सॉल्व करना। एक गैल्वेनोमीटर है जिसके कॉइल का रेजिस्टेंस है 10, मतलब R कॉइल है 10, वो फुल स्केल बताता है 3 मिली एम्पियर पे, वो 3 मिली एम्पियर खा सकता है। तो ये चीज है IC। अब 8 रोटी, बड़ी रोटी है 8, ये 3 × 10⁻³ है, ये है कैपिटल I। शंट की वैल्यू पूछ रहा है, फॉर्मूला लगाते हैं, रटा हुआ कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं यार, अगर मेरे को फॉर्मूला भूल भी गया तो डायग्राम बना लेते हैं। हमें भेजना था 8 एम्पियर, इसको खाना था यहाँ पर 3 मिली एम्पियर। 3 मिली एम्पियर का मतलब होता है 0.003, बचा हुआ 8 माइनस 0.003 ये शंट खाएगा। अब इसमें अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लेना। इस ये तो करंट है और ये इसका रेजिस्टेंस है, ये करंट है, ये इसका रेजिस्टेंस है। करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस बराबर कर लो। ट्रिक लगा लेंगे कैलकुलेशन की, बताता हूं अभी क्या लगेगी। 0.003 IC इंटू RC इंटू कितना था RC 10 बराबर 8 माइनस 0.003 इंटू R शंट। अब इसको 8 ही ले लो अप्रोक्सीमेटली, 8 ले लो इसको यार, इसको 8 ले लो अप्रोक्सीमेटली 8, और ये आ गया 3 × 10⁻³ इंटू 10, ये आ गया R शंट। निकाल लेना, 3.75 आ जाएगा। 3/8 न्यूमेरिकली 3.75 आता है। आ गया क्या, देखो 0.003 इंटू 10
ये 10 था, 8 में से माइनस करा, अप्रॉक्सीमेटली 8 ही ले लो, इंटू आर शंट। कैलकुलेट करो, वापस से बताता हूँ, छोटू करंट इंटू रेजिस्टेंस, बड़ू करंट इंटू रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं। आया सबको समझ में? कैलकुलेशन से मत डरना। 3 इंटू 10 मतलब मिली इंटू 10 इज दिस इंटू दिस, अपने आप आंसर आ जाएगा। आर शंट बराबर आ जाएगा 30/8 इंटू 10 की पावर -3, ये आ जाता है 3.75। लो भाई आ गया क्या? चलो अब ये करो, अभी थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा घुमा के दे दिया इसमें इसको, है ना, थोड़ा सा घुमा के दे दिया इसमें इसको। ये बोल रहा है भाई 25 का करंट जा रहा था पहले, 25 जो जा रहा था वो शंट लगाने के बाद में 5 ही रह गया, तो जैसे ही शंट लगाया ये 5 रह गया 25 का, 25 रोटी में से 5 ही मिली, बची हुई 20 कौन खा गया? शंट। बची हुई 20 कौन खा गया? शंट। और कॉइल को कितना मिला? 5। शंट बताओ, नहीं शंट नहीं, शंट नहीं, आर कॉइल पूछ रहा है, शंट दे दिया 24। सॉल्व करो, चलो अब इसको सॉल्व करो। अब सही होना चाहिए था, पहले 25 रोटी मिल रही थी, शंट के बाद में 5 ही मिली, 20 शंट खा गया। सर 5 इंटू आर सी बराबर 20 इंटू 24, तो आर कॉइल की वैल्यू आ गई 96 ओम, है ना, तो आर कॉइल की वैल्यू आ गई 96 ओम। ठीक है, चलो वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं दूसरे पे फटाफट से, ये सिंपल है बहुत। वोल्ट मीटर कैसे बनता है सर? वोल्ट मीटर कैसे बनता है ना, तो यार इसकी प्रैक्टिस तुम्हें और मिल जाएगी पीवाईक्यूज में, मतलब ठीक है ना, वही मल्टीप्लाई करना है दोनों को यार, इसलिए मैंने और नहीं लिया सवाल, वोल्ट मीटर पे ले लूंगा चलो और, है ना। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर नापता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस नापता है वोल्ट मीटर, और इसको लगाते हैं हम पैरेलल में, इसको लगाते हैं हम पैरेलल में, देखो आर रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा दिया। बोलो वोल्ट मीटर समझ में आता है? आता है सर, वोल्ट मीटर भी समझ में, पैरेलल में लगाते हैं। अब इसका हाई रेजिस्टेंस रखना होता है, देखो इसका रेजिस्टेंस हाई रखना होता है, तो गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं? कॉइल के सीरीज में लगा देते हैं एक नया रेजिस्टेंस आर न्यू, इसमें सीरीज में लगाते हैं। अब भाई इसमें कॉइल का, इसमें वोल्टेज नापना है, वी नापना है, तो जो वी इसमें नापा जाता है, कॉइल में करंट, अब ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, कॉइल और आर कॉइल प्लस आर न्यू, ये बन गया वोल्ट मीटर। सिंपल। तुम्हें वोल्ट मीटर नापना था वोल्टेज मेजर करने के लिए, तो तुमने एक बड़ा रेजिस्टेंस भी लगा दिया, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमें ज़्यादा करना होता है ना, आइडियल का तो इन्फाइनाइट तक पहुंच जाता है, लेकिन रियल का इन्फाइनाइट तो हो नहीं सकता, ज़्यादा रखना पड़ता है उसमें, तो तुमने इसमें आर न्यू ऐड कर दिया, तो कॉइल का रेजिस्टेंस गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, और तुमसे ये पूछ लिया जाएगा, या ये गिवन होगा और ये पूछ लिया जाएगा। चलो करते हैं इसको फटाफट से अपन अब सॉल्व। चलो ये भी अभी का सवाल है, रीसेंट एकदम फ्रेश। क्या बोल रहा है? एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 50, आर कॉइल हो गया 50, और वो अलाउ करता है 5 मिली एम्पियर, तो ये हो गया IC, 5 मिली मतलब 10 की पावर -3। इसको वोल्ट मीटर में करा सकता है जो कि 100 वोल्ट नापे, V बराबर 100, तो बताओ आर न्यू कितना हो गया? आर न्यू कितना हो गया? आर न्यू पूछ रहा है। चलो करो, तुम करो, अब सबका आना चाहिए। सीरीज में लगता है इसलिए प्लस होता है आर न्यू, इसका कोई नाम नहीं होता चंट शंट वगैरह। वाओ मचाया, सो प्राउड, शाबाश। तो V कितना रख दिया? 100, I कितना रख दिया? 5 इंटू 10 की पावर -3, ये रख दिया 50 प्लस आर न्यू, आर न्यू आ जाएगा इतना। बाहुबली, क्या बात, बहुत बढ़िया।
कौन कहता है टफ है यार? अगर हम दिल लगा के पढ़ेंगे, मन लगा के, दिल नहीं मतलब असली वाला दिल लगा के पढ़ेंगे ना पढ़ाई के साथ में, फिजिक्स के साथ में, तो फिजिक्स दीवाना बनाएगी। ठीक है, तो वापस से रिवाइज कराता हूँ, देखो इंपॉर्टेंट है। एमीटर में क्या करा था? शंट को पैरेलल में लगाया था, वोल्ट मीटर को सीरीज में लगाया है, वोल्ट मीटर में नए रेजिस्टेंस को। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में। ठीक है ना, चलो अब एक सवाल में तुमको, अब वोल्ट मीटर भी बन गया, एमीटर भी बन गया। अब ये बिल्कुल नया पैटर्न है, सवाल के थ्रू थ्योरी पढ़ा देता हूं। लास्ट है बस ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की, लास्ट है बस, लास्ट है ना, एकदम लास्ट, दी लास्ट। ठीक है ना, अब ये थोड़ा सा, अब क्या होता है, मैं तुमको थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा देता हूं यार, है ना, इसके साथ रिस्क नहीं ले सकते। जैसे मान लो एक एमीटर है ना, अब असली एमीटर है, रियल एमीटर, एक रियल एमीटर है, रियल एमीटर है एक, जिसका रेजिस्टेंस है, भाई एमीटर में खुद में भी रेजिस्टेंस होता है, जिसका RA है 1 ओम। अब सपोज करो, अब देखो इसको लगाने से एरर आता है, थोड़ा सा ये एडवांस का भी टच दे दूंगा। एडवांस के ये फेवरेट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, दी फेवरेट है। एडवांस तो इनके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको लगता है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स बच्चे करते ही नहीं है, स्कूल जाते ही नहीं है। वैसे भी स्कूल में कौन सा वो ढंग से प्रैक्टिकल करते हैं यार, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन अपन उसकी थ्योरी से ऐसा पढ़ लेते हैं, ऐसा लगता है अपन ने रियल प्रैक्टिकल कर लिया। तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स जे एडवांस की फेवरेट बनी हुई है कुछ टाइम से इस चैप्टर में। तो अब ये जो सवाल है ना, इसमें वो बहुत ऊपर लेवल पे लेके जाता है। मैं तुम्हें जेई मेन के लेवल से थोड़ा सा प्लस लेके जाऊंगा बच्चों इसमें ना। तो क्या होता है, जैसे सपोज करो अब तुम्हारे पास एक बैटरी है, तुम्हारे पास एक बैटरी है सपोज करो 6 वोल्ट की, है ना। अब तुमने इसको लगा दिया, यहां पर लगा दिया तुमने 2 ओम का रेजिस्टर। ध्यान से सुनना, देखो अब थ्योरी भी पढ़ा रहा हूं पूरी। कितना करंट आएगा इसमें, कितना करंट आएगा इसमें, बताओ जरा कितना करंट आएगा इसमें। इसमें आएगा 6/2 दैट इज 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर का जो करंट है, 3 एम्पियर का करंट आना चाहिए था। लेकिन अब क्या हुआ, अब तुम करंट नापोगे कैसे, अब तुम करंट नापोगे कैसे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हारा कोई छोटा भाई है, मैं ये तो नहीं कह सकता तुम्हारा बच्चा है, सर है, एक बार नीट में हुआ था मेरे साथ ऐसे, वो कभी कहानी बाद में सुनाऊंगा। लेकिन तुम्हारा छोटा भाई है, उसको मान लो वेइंग मशीन पे अपना वजन नापना है, लेकिन उसको वजन नापना नहीं आता। वो वेइंग मशीन पे खड़ा हो गया और बोल रहा है कोई मुझे बताओ कितना वजन है, कोई मुझे बताओ कितना वजन है। अब तुम सपोज करो वजन नापने के लिए तुम्हें भी वजन वेइंग मशीन पे तुम भी खड़े हो गए, ले बेटा मैं देख के बताऊं, ओहो तेरा वजन तो 80 किलो आ रहा है बे, अबे उसका 80 नहीं आ रहा है गधेड़े, तू खुद खड़ा हो गया है वेइंग मशीन पे। अब एमीटर भी क्या करता है, करंट नापने के लिए इसके साथ सीरीज में लग जाता है। अब देखो एमीटर इसके साथ सीरीज में लग जाता है, 2 ओम एमीटर लग गया सीरीज में, और 6 वोल्ट की बैटरी। अब एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस है 1, रियल एमीटर है ये, तो इसका 1 ओम है। तो बताओ ये कितना करंट नापेगा, ये गलत करंट नापेगा, क्योंकि इसने खुद ने भी अपना रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूड कर दिया। जैसे तुम वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होकर बोल रहे थे अबे तू तो 80 का है, उतर के देखा तो छोटा भाई तो 20 का था, 60 किलो का तू गधेड़ा खड़ा था उसके ऊपर में, तो इसने अपना 1 एम्पियर फोकट में जोड़ दिया। तो बताओ ये कितना करंट नापेगा, ये कितना करंट नापेगा, ये नापेगा 2 एम्पियर का, 6/3 2 एम्पियर का। जेई मेन यहां पर खत्म हो जाता है। जो एडवांस अगले लेवल पे जाता है वो बाद में बताऊंगा जब एडवांस कराऊंगा, अभी मेन तक चलते हैं। इसी तरह से वोल्ट मीटर लफड़ा करता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगकर खुद का रेजिस्टेंस जोड़ देता है, फिर वोल्टेज नापता है तो सर्किट में गलत आता है। कितना गलत आता है वो एडवांस पूछता है, मेन सिर्फ ये पूछता है तुम तो करंट बता दो, मेन पूछता है करंट बता दो, एडवांस 2 स्टेप आगे लेके जाता है, वो नहीं कर रहे अभी अपन। सिर्फ देखो इसने क्या पूछा है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बता दो, अगर इसके अक्रॉस 1 वोल्ट आ रही है तो बोल रहा है इसके अक्रॉस 1 वोल्ट आ रही है। ये लगाने के बाद ये 4 है,
1 वोल्ट यहाँ खर्च हुआ तो इसके अक्रॉस 3 वोल्ट खर्च होना चाहिए था। तो ये रेजिस्टेंस 3:1 के रेशियो में होंगे क्योंकि सीरीज में हो गए, तो इसका इक्विवेलेंट होएगा 100R अपॉन 100 प्लस आर। कैलकुलेशन पे ध्यान मत देना, तुम्हें हो सकता है समझ में नहीं आए। ये इक्विवेलेंट हो गया डिवाइडेड बाय 200। इनका रेशियो होना चाहिए, इनवर्स रेशियो ऑफ पोटेंशियल में 1:3 तो आर की वैल्यू आ जाएगी। मतलब एक सर्किट सॉल्विंग का टफ सवाल बन गया, टफ सवाल था, तो इसका रेजिस्टेंस निकालना था इसमें, ठीक है। तो इसका 200/3 आता है शायद आंसर इसका, या 200 आता है शायद। तो हाँ, तो आर की वैल्यू 200 आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी टेंशन मत लेना, मतलब इसमें वोल्ट मीटर को भी रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना, एमीटर को भी रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना, बन गया सर्किट सॉल्विंग का सवाल।